हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स है 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमपीपीएससी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में जो टॉपिक वाइज हम सीरीज कर रहे हैं, इस सीरीज का नाम बुंदेली सीरीज है। और आज की जो है हमारी क्लास उस बुंदेली सीरीज में ये तीसरे नंबर की क्लास है। अभी तक हमने 2 क्लासें ही की हुई है, मतलब कि शुरुआत ही हुई है। और हम जहाँ से कर रहे हैं वो है हमारा यूनिट 10 के जो है सिलेबस से इसको कवर कर रहे हैं। और यूनिट 10 की ये तीसरे नंबर की हम क्लास कर रहे हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः ये सीरीज है। और आज के जो हमारे टॉपिक में होगा वो होगा भील जनजाति। अभी तक हमने जो 2 क्लासें की हुई है उसमें हमारी पहली क्लास में जो हमने किया हुआ है उस पहली क्लास में जो हमारा टॉपिक हुआ था उसका नाम था कि जनजातियों का मध्य प्रदेश में वितरण कहाँ पर है और किस प्रकार से है। हमने सामान्य वितरण देखा हुआ था। साथ ही साथ उसी क्लास में हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों का सामान्य परिचय भी देखा हुआ था। तो सामान्य परिचय और वितरण ये हमने पहली क्लास में किया था। और दूसरी क्लास जो हमारी हुई थी जनजातियों संबंधी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजन किए गए हैं, यानी कि जो संविधान में क्या क्या उपबंध किए गए हैं उन पर हमने चर्चा की हुई थी। और हम अपनी चर्चा उस लेवल पर भी करते हैं कि एक विद्यार्थी होने के नाते आप उनकी जड़ें भी समझ सकें, साथ ही साथ परीक्षा के आयामों को भी कवर करते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो पूर्णतः परीक्षा को संदर्भित करते ही लिखी हुई हैं। यहाँ पर एक भी बात इरिलेवेंट नहीं लिखी हुई है। बाकी जो समझाने का मतलब होता है वो हम समझा देते हैं जहाँ तक समझाना है। चूँकि यह जो है हमारे क्या है, मध्य प्रदेश की जनजातियों की संस्कृति है। ये जनजातियाँ कहीं न कहीं हम भी हैं, हम भी उन्हीं के अंश हैं। थोड़ा-सा जो है क्या हो चुके, हम उनकी धारा से निकल कर के आगे आ चुके हैं, तो हम मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। तो हमारी भी संस्कृति कहीं न कहीं जनजातियों से मिलती-जुलती है। क्यों ना मिले-जुले, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे मूल पुरुष जो थे, मूल वंशज जो थे, कहीं न कहीं वही थे। तो इनकी संस्कृति यानी कि हमारी संस्कृति है। और अपनी संस्कृति को सीखने के भाव से जो है हम ये क्या कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। चूँकि संस्कृति है ये, क्या है, ये सांस्कृतिक पहलू है। इसमें जो है हमें समझते हुए चलना होगा। बहुत सारे शब्द होते हैं जो किताबों से याद नहीं होते हैं, तो थोड़ा-सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर समय देंगे। और याद रखिएगा, जितना गहराई से अभी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जब आपका प्री निकलेगा तो यकीन मानिएगा यही जनजातियाँ आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़नी होंगी। और यहीं पर जो खास तौर से जो 2 मार्कर प्रश्न होते हैं एमपीपीएससी मेंस के, वो पढ़ने के लिए मेंस में समय नहीं मिलता है। वहाँ पर तो टॉपिक का मुख्य आयाम पढ़ा जाता है, 2 मार्कर हमारे छूट जाते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पर संस्कृति के हर पहलू को जो है कवर किया हुआ है। और उसे समझाने के उद्देश्य से अगर ऐसा पढ़ेंगे तो परीक्षा में भी, प्री में भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे, जो भी क्वेश्चन जैसे भी चले आए। और मेंस भी इससे आपका क्या होगा, कवर होगा। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं सिलेबस पर चर्चा करूंगा, जैसा कि हम हर बार चर्चा करते हैं। सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस जो है क्या है, हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। हर बार हम सिलेबस समझेंगे। हम जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ कर रहे हैं, ये यूनिट 10 का हमारा सिलेबस है। और इसके अंतर्गत जो जनजातियों की हम विरासत देख रहे हैं और उनकी लोक संस्कृति देख रहे हैं और लोक साहित्य देखेंगे अभी आगे चल कर के हम क्या क्या इसमें जो है सिलेबस में कवर कर चुके हैं। अगर उसकी थोड़ी सी चर्चा करें तो हम जो है अभी तक मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक वितरण पहले क्लास में किया हुआ था। जनजातियों से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वो हमने दूसरी क्लास में किया था। अब हम जो कर रहे हैं अगली क्लास में वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। और देखिएगा मध्य प्रदेश में कुल कितनी है, आप कहेंगे सर जो है 43 जनजातियाँ वर्तमान में जो है सूचीबद्ध हैं, किसके संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो क्या हम प्रमुख जनजातियों में जो है, अगर एमपीपीएससी का ये मोटिव होता कि आप 43 की 43 जनजातियाँ पढ़ो तो यहाँ पर लिखता मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। लेकिन सिलेबस में क्या लिखा गया, हमारे पाठ्यक्रम में प्रमुख जनजातियाँ जो है लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ की जो है प्रमुख जो चर्चित जनजातियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करना है। इसमें हम 6 से 7 जनजातियाँ पढ़ेंगे जो बड़ी हैं आपकी, जैसे भील हो जाएगी, गोंड हो जाएगी, और कोल हो जाएगी, कोरकू हो जाएगी, सहरिया हो जाएगी, बैगा हो जाएगी, भारिया हो जाएगी। इसके अलावा हम जो है बहुत सामान्य छोटी छोटी जानकारी में मतलब ऐसे देख लेंगे सामान्य तौर पर। तो 5-6 जनजाति बहुत गहराई से पढ़ेंगे। इनमें से जो हमारी भील जनजाति है, कौन सी जनजाति है, भील जनजाति है,
गौंड जनजाति है, भील जनजाति है, गौंड जनजाति है, इनको हम जो है बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ेंगे। मेंस मेंस में जो है प्रश्न बन जाता है। और चूंकि गोंडों का भी ऐतिहासिक संबंध रहा है तो ऐतिहासिक संदर्भ पर भी इनकी चर्चा करेंगे जुड़ते हुए, और बाकी जनजातियां भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको जो है एक साथ पढ़ेंगे। अब एक जनजाति के हम एक क्लास में हर पहलू को कवर करेंगे, मैंने पहले भी बताया था हर पहलू को कवर करेंगे। इससे क्या होगा, इसमें जो हमारे आगे सिलेबस दिया हुआ हर पहलू को कवर करने से, जैसे यहाँ पर ये सिलेबस में लिखा हुआ है कि उनकी परंपराएं, अब ये परंपराएं हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, जैसे भील जनजाति की परंपराएं होंगी तो आज की क्लास में कवर कर लेंगे। उनकी विशिष्ट प्रकार की जो कला है, उनके जो त्योहार हैं, उनके जो उत्सव हैं, ये हम जो है यहीं पर कवर कर लेंगे, फिर जो है हम ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो आपका यूनिट एमपीपीएससी अगर यूनिट दो को अगर अब आपके पास में प्रिंटेड सिलेबस है तो अभी यूनिट 2 खोलिएगा और देखिएगा, उसमें भी लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की क्या लिखा हुआ है, यूनिट 2 में क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की जो है मध्य प्रदेश की जनजातियां लिखा हुआ है, साथ ही साथ उनकी क्या लिखा हुआ है, बोलियां लिखा हुआ, बोली लिखा हुआ है। तो वहां पर भी जो मध्य प्रदेश की जनजातियां लिखी हुई हैं वो हम क्या कर लेंगे, इसी में यहाँ पर कवर कर लेंगे, वहां भी नहीं पढ़ेंगे। यकीन मानिए आपका प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। और ये लोक संस्कृति वाला टॉपिक है तो जब यहाँ पर हम चुमकेंगे तो यहाँ पर चर्चा करेंगे, हालांकि यह भी 2 जगह दिया हुआ है, उसको भी समझेंगे। चलिए अब हम अपने मूल टॉपिक की जो है क्या करते हैं, बात करते हैं। भील जनजाति, आपको क्या करना है, याद रखना है, आपको नोट्स बनाना है, इसीलिए मैं जो है लिख रहा हूँ। अन्यथा पीडीएफ में जो है वहाँ पर कंटेंट इकट्ठा, मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट करके आपको पढ़ा सकता था, लेकिन सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है। चूंकि मैं लिखूंगा तभी आप जो है लिखेंगे, क्योंकि लिखने में जो है सब कुछ नहीं लिखा जा सकता है, शॉर्ट में ही लिखना है। अब कई लोग जो कहे डिटेल में नहीं लिखते हो, अगर डिटेल में पढ़ने का मतलब जो आप में वो है तो फिर आप किताबों को भी उपयोग कर सकते हैं। शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि संक्षेप में कीवर्ड का जो क्या करना है, नोट करना है, उसको डिटेल में समझना है, और ज़रूरत पड़े तो फिर किताबों से वहाँ पर पढ़ना है। और क्योंकि रिवीजन करने की भी एक समस्या होती है, बाद में रिवीजन करना भी जो है, नोट्स अगर इतने मोटे मोटे नोट्स बन गए तो बताइएगा 10 यूनिट के अगर नोट्स बनाओगे तो एक बड़ी बड़ी कॉपी में बन जाएंगे तो कैसे वो रिवीजन नहीं हो सकता, फिर बोरियत महसूस होने लगती है, बाद में रिवीजन भी नहीं होता है। तो वो चीज़ें पढ़िए शॉर्ट नोट में जो परीक्षा में आती हैं। चलिए हम भील जनजाति की बात करेंगे। भील जनजाति में जो हम बातें करेंगे क्या क्या होने वाला है, हमारा जो होगा भील जनजाति के अंतर्गत इसे हम कई आयामों में बांटा हुआ है। इसमें हम पढ़ेंगे उनकी सामान्य जानकारी क्या है, भील जनजाति की उपजातियां और वितरण पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भील जनजाति की सामाजिक स्थिति, क्योंकि शब्दों को लेकर के यहाँ से प्रश्न आता है, हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, जहाँ पर प्रश्न आता है वहाँ पर चर्चा करेंगे। सामाजिक संस्कृति को लेकर के इसकी चर्चा करेंगे, और जो धार्मिक आर्थिक स्थिति है उसकी चर्चा करेंगे। और प्रमुख जो है व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व, हालांकि ये सिलेबस भी अलग से दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ सामान्यतः देखेंगे, गहराई से जो है जब मूल पॉइंट पे पहुंचेंगे वहाँ देखेंगे। चलिए एक चीज़ों पर कवर करते हैं और समझते हैं। मैं जो है अब पीसी में नहीं है, मतलब ये मोबाइल सिस्टम चल रहा है, अगर पीसी में होता तो मैं हर एक चीज़ का आपको वीडियो दिखाता, लेकिन एक मन सोचा हुआ था कि मतलब जैसे संस्कृति की वीडियो दिखाऊंगा आपको तो एक तो समस्या ये हो सकती है कि भाई कॉपीराइट आ सकता है वीडियो में, और दूसरी समस्या जो हो सकती है तो मतलब दूसरी समस्या ये थी कि टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि हर उसका मैं चर्चा करूँगा, मतलब एक्सप्लेन करूँगा उस हिसाब से आपको जो है, चूँकि वहाँ पर जो देखेंगे वो आप एक्सप्लेन कर सकें, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, टीचर जो है अपनी क्या करे, लैंग्वेज में, लिखने की लैंग्वेज में बताए, तब जो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भील जनजाति की सामान्य जानकारी, हमारी चर्चा किस पर है, भील जनजाति को लेकर के है, हर शब्द को समझेंगे, देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, रेगुलर रहना, किसी दिन गैप मत करना। गैप करना क्या होता है, आपको हर दिन पीछे बना देता है। जितना काम आप डेली कर सकते हैं, यकीन मानिए अगर डेली करते हैं ना, अब अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, जो लोग नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू करेंगे वो लोग क्या इस एग्जाम में प्रतियोगिता में जो है आगे हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि जो लगातार चल रहा है उसको कोई पा ही नहीं सकता है। तो यही जो क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है कि पहली बात जो है, पहली बात क्या होती है, लगातार सतत प्रयास जो है ये सफलता की पहली शर्त होती है। सतत प्रयास, लगातार प्रयास करना, और फिर जो होता है कि मतलब आत्मविश्वास के साथ में प्रयास करना कि होगा भाई, क्यों नहीं होगा, बस समय लग सकता है, बस यही होगा, होगा जरूर। लेकिन तो हमारे पास में है भील जनजाति को लेकर सबसे सामान्य जानकारी चर्चा करते हैं। तो हमारे पास में है भील शब्द। ये जो भील शब्द है ना, किससे बना हुआ है, भिल्ल शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, भिल्ल शब्द से बना हुआ, और भिल्ल जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। तो भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इस भील शब्द का अर्थ होता है धनुष। क्या होता है, धनुष से, अर्थात यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका संबंध धनुष से है, या धनुष इनका परंपरागत जो है क्या है, ये साधन है या मतलब सूचक है, ऐसा मान लीजिएगा।
तो भील जनजाति जो भील शब्द है ये संस्कृत भाषा के भिल शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धनुष। तो कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भील शब्द का किस भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, कई लोग कह देते हैं कि द्रविड़ भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखिएगा ये भिल शब्द जो उससे बना हुआ है, भील शब्द, और भिल संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका मतलब ही होता है क्या, धनुष होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि कौन सी जनजाति जो है धनुर्विद्या में निपुण होती है, तो क्या बताएंगे, भील जनजाति जो होती है धनुर्विद्या में क्या होती है, निपुण होती है। और जब ये धनुष विद्या बहुत अच्छे से जानती है तो जंगल में क्या करती है, शिकार करती है, और युद्ध में जो है लड़ाई के लिए भी ऐतिहासिक रूप से जानी गई है। ध्यान रखिएगा, जो महाराणा प्रताप राजपूत होते थे, जो राजपूतों के साथ मतलब संघ में इन्होंने मुगलों से क्या किया है, युद्ध किया हुआ है। तो जो राणा प्रताप जी थे उनके साथ में क्या करते रहे हैं, ये युद्ध करते रहे हैं। तो यह जनजाति एक योद्धा जनजाति भी है, और साथ ही साथ ये क्या है, आपकी शिकारी जनजाति भी है। तो कई एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी जनजाति शिकारी और योद्धा है, तो आप क्या बताएंगे, भील जनजाति है, क्योंकि ये धनुष विद्या में क्या होती है, निपुण होती है, और धनुष के माध्यम से दूर से शिकार किया जा सकता है। जो मध्यकाल होता था, जब मतलब शिकार करने का सबसे अच्छा साधन क्या होता है भाई, क्या ऐसा होता है कि आप चाकू लेकर के जाएं और शेर के मुंह में मारे, तो ये क्या होता है, शिकार करने का तरीका होता है, नहीं, शेर खा जाएगा आपको। अगर दूर से मतलब बाण चला सकते हैं तो वो शिकार उसमें करने में जो काफ़ी सहूलियत होती है, तो धनुष में जो है दूर से ही तीर चलाया जाता है, तो ये इसमें होता है। चलिए अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे ये पूछा जाता है, अगर आपसे ये पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जाति कौन सी है, जनजाति, बड़ी का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जनसंख्या से जो है बड़ी का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है मध्य प्रदेश में, जनजातियों के संदर्भ में। वैसे तो दूसरे लोगों की होगी, लेकिन जितनी भी मध्य प्रदेश में एसटी है, उस एसटी में कई सारी जनजातियां हैं, उन सभी में से, सभी एसटी में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, भीलों की है। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ी जाति है, और साथ ही साथ सम्मान में भी जो ये है बड़ी जनजाति है। कितनी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, इनकी जो है 59 लाख जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है, तो आप बताएंगे सर जो है इनकी जनसंख्या कितनी है, 59 लाख जनसंख्या है, जो कि मध्य प्रदेश की जितनी भी अनुसूचित जनजाति है यानी कि एसटी है, उस एसटी का 39% है, और 39% कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किसकी है, भीलों की है। ध्यान रखिएगा, ये भारत की जो है तीसरी बड़ी जनजाति है। कौन सी है, भारत की तीसरी बड़ी जनजाति, और मध्य प्रदेश की क्या है, ये सबसे बड़ी जनजाति है, किसमें, आपकी जनसंख्या के मामले में। ये बातें आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। थोड़ी सी और हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि समूह के रूप में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, समूह के रूप में, यानी कि ऐसी जनजाति जिसकी उपजातियां ज़्यादा हैं, तो समूह के रूप में जब पूछेगा तो गोंड जनजाति प्रथम हो जाती है। और भारत की अगर ये तीसरी बड़ी जनजाति है, तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या में, तो ध्यान रखना, गोंड जनजाति जो है भारत में सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। और आपके लिए जो है एक सलाह है कि किसी भी प्रकार का जो मतलब डाउट हुआ करे क्लास के दौरान, तो आप क्या करते जाइएगा, उसे एक लिखते जाइएगा, और अंत में जब क्लास ख़त्म होती है तो आप कमेंट में क्या कर दीजिएगा, उसे डाल दीजिए करिएगा। इससे क्या होता है कि कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूँगा, और जितने भी आपके क्या होंगे डाउट होंगे, उसे स्क्रीनशॉट के रूप में जो है लास्ट में लगा दूंगा, उससे क्या हो जाएगी, उन पर चर्चा हो जाएगी। क्योंकि ग्रुप में भी बता देते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वीडियो के माध्यम से समझाना थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। अभी थोड़ी सी याद रखना है मुझे कि लास्ट में जो है सभा समिति को लेकर के जो क्या करनी है, चर्चा करनी है, मैं अभी यहाँ पर, तो याद रखना है मुझे, ये सभा समिति को लेकर के चर्चा होनी है। चलिए, भूल जाता है बाद में, तो यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे। किताबों में तो मैं भी कई बार पढ़ चुका हूँ भाई, लेकिन भूल जाता है बार बार। तो यहाँ पर चर्चा करते हुए मतलब विस्तृत समझते हुए चीज़ें करेंगे। तो ये इनका आंकड़ा याद हुआ। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछे कि भील जनजाति किस प्रजाति की है, तो मध्य प्रदेश की अधिकांश जो जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शुरुआत में जो मानव समूह हुआ करता था, उसकी कुछ ही प्रजातियां हुआ करती थी, जैसे कि भूमध्य सागरीय प्रजाति होती थी, ध्रुवीय प्रजाति होती थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति होती थी, और भी मतलब एक चाइनीज करके एक ये प्रजाति होती थी। तो मानव की जो है प्रजातियां होती थी, और उन प्रजातियों की अपनी अपनी विशेषता होती थी। तो मध्य प्रदेश की अधिकांश प्रजातियां ये
कौन सी हैं? विश्वती मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की हैं, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति ही सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में रहा करते थे, अर्थात ये भारतीय क्या हैं, मूल पुरुष के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनका मूल स्थान कहाँ पर माना जाता है? तो इनका मूल स्थान जो है राजस्थान में माना जाता है। राजस्थान का जो ढोलका क्षेत्र है वहाँ पर जो है माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो है कुछ लड़ाई वगैरह हुई थी, उसके बाद जो है यहाँ से पलायन कर चुके थे, एक दूसरी जगह जा गए थे। अभी विस्तार में हम देखेंगे कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला है जो आपसे पूछा जाता है, उपनाम को लेकर के पूछा जाता है। किसको लेकर के? उपनाम को लेकर के। तो जो भील जनजाति है इनको क्या कहा जाता है? वन पुत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भील जनजाति के लोगों को वन पुत्र भी कहते हैं। और ये किसने कहा हुआ है? इतिहासकार कर्नल टॉड ने कहा हुआ है। कर्नल टॉड एक पश्चिमी इतिहासकार हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में बहुत सारे इन्होंने कोटेशन दिए हुए हैं। खास तौर से इन्होंने क्या किया हुआ, राजस्थान के इतिहास के बारे में व्यापक चर्चा की हुई है। राजस्थान के इतिहास में व्यापक चर्चा की हुई है, और इन्होंने जो है अर्ली हिस्ट्री, एक मतलब राजपूताना हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी हुई है, या मेवाड़ की हिस्ट्री जो है लिखी हुई है। उसमें जो कौन सा युद्ध हुआ था, क्या नाम था भाई? दिवेर का युद्ध हुआ था। जो दिवेर दिवेर का युद्ध हुआ था, ये 1582 ईस्वी में हुआ था, हल्दी घाटी के बाद में हुआ था। और इसमें जो है महाराणा प्रताप जी ने अपने खोए हुए अधिकांश क्षेत्र वापस जीत लिए थे। तो फिर इस युद्ध को वो क्या कहते हैं? थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ कहते हैं। ये एक बार प्रश्न RAS में पूछा गया है, यानी कि राजस्थान PCS में पूछा गया है कि थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ किसे कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को कहा जाता है थर्मोपल्ली। यूनान में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें से व्यापक नरसंहार हुआ था, तो उसी के संदर्भित है ये। उसे तुलना की हुई थी कर्नल टॉड ने। तो राजपूताना हिस्ट्री इन्होंने लिखी हुई है खासतौर से कर्नल टॉड ने। तो इन्होंने चूंकि राजपूतों के साथ में ही भीलों ने भी युद्ध किया है, तो उनका भी जिक्र किया होगा किसने? कर्नल टॉड ने। तो इन्होंने क्या कहा? इन्हें वन पुत्र कहा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप का जो एक समय ऐसा था कि उन्होंने जो है वन में भी जो प्रशिक्षण किया था, वहीं पर निवास किया था। उन्हें अपना राजकाज छोड़ना पड़ा था, चूंकि मुगलों के समय पर ऐसी कुछ उनके पास में क्या हो गई थी, स्थिति हो गई थी। तो उन्हें छोड़ना पड़ा था, तो उस समय पर शायद इन्होंने जो है उनका सहयोग किया होगा, और उसी इतिहास के संदर्भ में जो है इनका ये संवाद आया होगा। टॉलमी नाम के एक व्यक्ति हैं, टॉलमी हैं। ये भी जो क्या है, एक इतिहासकार है या मनोविज्ञानी है। ये क्या कहते हैं? इन्हें तीरंदाज कहते हैं। टॉलमी ने जो क्या कहा हुआ है? तीरंदाज कहा हुआ है। और कर्नल टॉड ने इन्हें बनपुत्र कहा हुआ है। तो ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं, तीरंदाज टी से होता है और टॉलमी भी जो है टी से होता है। तो ऐसे इन्हें मिला सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन भाई आपके पास में इतनी चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे कि बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो थोड़ा सा अगर ट्रिक का सहारा मिल जाए तो जो है वहाँ पर ऑप्शन से बन जाती हैं चीज़ें। तो टॉलमी ने क्या कहा हुआ है? तीरंदाज। और कर्नल टॉड ने इन्हें वनपुत्र कहा हुआ है। ये हो गई सामान्य चर्चा। अब देखते हैं थोड़ी सी यहाँ पर जो है चीज़ें समझते हैं। इसमें देखिएगा, आपसे जो है पूछा जा रहा है कि अगर आपसे पूछे कि भील जो है अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो भील हैं वो अपना आदर्श व्यक्ति किसको मानते हैं, ध्यान रखेंगे तो ये एकलव्य को जो है अपना आदर्श व्यक्ति मानते हैं। और एकलव्य जानते हैं अपने महाभारत के समय पर जो है इनकी चर्चा आप देखते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इनसे भी जो है भील अपने आप को संबंधित करते हैं, और इन्हें अपना अपने ही उसका पुरुष मानते हैं, और उसको जो है आदर्श व्यक्ति मानते हैं। उसी को आदर्श मानते हुए अपना उद्देश्य जो है धनुष बाण चलाना सीखते हैं। और यही कारण है कि भील जो है, चूंकि इनका अंगूठा शायद भर गुरु द्रोण ने मांग लिया था दान में, तो अंगूठे का प्रयोग जो है भील धनुष चलाने के दौरान नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनके ऐसे एकलव्य को जो है वो अंगूठा उनका काट दिया गया था, उन्होंने खुद दान में दे दिया था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है भील अपना वंशज किसे मानते हैं, भील अपना वंशज जो है महादेव को मानते हैं। ध्यान रखिएगा, भील अपना वंशज किसे मानते हैं? जनजातियों में बहुत सारे शब्द आएंगे कि कोई कर्ण को वंशज मानता है, तो कोई वाल्मीकि को वंशज मानता है, तो कोई जो है किसी और को कौरवों को वंशज मानेगा। तो अभी देखिएगा महादेव को जो है कौन अपना वंशज मान रहे हैं? भील जो है महादेव को अपना वंशज मान रहे हैं, यानी कि इनका मूल पुरुष जो है किसका है? महादेव की ही ये संतान है। ऐसी मान्यता है कि जो महादेव के एक संतान के रूप में माने गए हैं, इसे निषाद माना गया है एक संतान के रूप में, और निषाद के जो पुत्र ही क्या हैं? भील हैं। ऐसा भील जो है मानते हैं, इसलिए महादेव को अपना वंशज मानते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। जो वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि, रामायण वाले वाल्मीकि, उनका मूल नाम क्या था? बालिया था। तो ये नई जानकारी है मेरे लिए, पहले मुझे पता नहीं था कि इनका मूल नाम जो क्या है बालिया है। और ये जो बालिया हैं ये किस जनजाति के थे? भील जनजाति के ही थे आपके कौन?
वाल्मीकि जी जो हैं भील जनजाति के ही थे। अभी आगे चल करके आएगा कि भील वाल्मीकि को ही क्या मानते हैं, अपना वंशज मानते हैं। कौन? जो सहारिया जनजाति होगी वो क्या करेगी, वाल्मीकि को अपना वंशज मानेगी और भीलों को अपना बड़ा भाई मानेगी। ध्यान रखिएगा। तो अभी हम यहाँ से फिर जोड़ेंगे वहाँ पर। तो आप ये घबराइए नहीं कि मतलब चीज़ें याद नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब पूरी यूनिट कंप्लीट होंगी तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बार बार रिवीजन होगा, याद हो जाएंगी। आप टेंशन फ्री रहिएगा। चीज़ें धीरे धीरे ही जो याद होती हैं, तो धैर्य की एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं ऋग्वेद में क्या कहा गया है। अच्छा प्रश्न है। जैसे प्रश्न अभी पूछा गया था पिछली बार एमपीपीएससी में कि नर्मदा नदी का पहले साहित्यिक उल्लेख जो पूछा जा रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश जो कि प्राचीनतम भूभाग को सिद्ध करने की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं तो उनका जो पुराने साहित्यों में क्या जिक्र मिलता है पूछा जा रहा है। तो ऐसा प्रश्न शायद पूछ ले कि ऋग्वेद में जो है भील जनजाति को क्या कहा गया है। तो ध्यान रखें, अनास और निषाद शब्द किसके लिए आए हुए हैं? भील जनजाति के लिए आए हुए हैं। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि भील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है, अच्छा प्रश्न है। ध्यान रखिए, कथा सरित सागर में देखने को मिलता है। किसमें? कथा सरित सागर में देखने को मिलता है। और कथा सरित सागर की रचना किसने की हुई है? क्षेमेंद्र ने की हुई है। क्षेमेंद्र ने जो है इसकी रचना की हुई है। ध्यान रखिएगा। क्षेमेंद्र की दो पुस्तकें हैं। क्षेमेंद्र जो है इन्होंने एक जो है बृहत कथा मंजरी नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखी हुई है। कौन सी पुस्तक है? तो क्षेमेंद्र ने जो है एक पुस्तक बृहत कथा मंजरी नाम की पुस्तक भी लिखी हुई है। तो इसको भी जो है यहीं पर आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्षेमेंद्र की एक पुस्तक और है जिसका नाम है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी। तो इसे भी आप जो है क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्षेमेंद्र की ही पुस्तक है। क्षेमेंद्र शायद कश्मीर के जो है एक कवि थे, याद रखेंगे। चलिए हम अगली बात करते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है टीबी नायक। टीबी नायक की जो है पुस्तक है जिसका नाम है भील एक अध्ययन। इंग्लिश में भी ये एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, अभी का किसी पेपर का प्रश्न है, एमपीपीएससी का है, राज्य सेवा का नहीं। दूसरे मतलब जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दूसरे लेती है उसमें पूछा गया था कि भील एक अध्ययन, इंग्लिश में उसमें नाम लिखा हुआ था स्टडी ऑफ व्हील, ऐसा लिखा हुआ था। स्टडी ऑफ व्हील जो लिखा हुआ था, तो ये पुस्तक किसकी है? टीबी नायक नाम के जो है विद्वान है। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, 12 भाई, 12 भाई और भील एक अध्ययन। तो ये जो है दो पुस्तकें हैं इनकी। और इन्होंने ही अपनी पुस्तक भील एक अध्ययन में जो क्या कहा हुआ है कि भीलों का उद्धार भगवान श्री राम ने जो है किया हुआ था। ऐसा कोटेशन किसमें मिलता है? टीबी नायक की पुस्तक भील एक अध्ययन में देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि भीलों का वितरण कहाँ पर है और भीलों की उपजातियां कौन कौन सी हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो है भारत का मानचित्र बना हुआ है आपके सामने। क्या है? भारत का मानचित्र है। और इस भारत के मानचित्र में अगर देखेंगे तो एक ये वाला एरिया है। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में क्या रहती है? भील जनजाति रहती है। कहाँ पर रहती है? इस एरिया में भील जनजाति रहती है। और आप जानते हैं इस एरिया का कुछ हिस्सा जो कहाँ पर पड़ता है, ये वाला हिस्सा आपका राजस्थान में हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर गुजरात में हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा इधर का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो भारत में भील जनजाति मुख्यतः यहीं पर केंद्रित है। और यहाँ पर जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भील जनजाति, चार राज्यों में जो है भील जनजाति का जिक्र देखने को मिलता है। तो कहाँ पर भील जनजाति देखने को मिल जाती है? तब भारत में आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। क्योंकि महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात से मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा सटा हुआ है, तो इस वाले हिस्से में जो है क्या देखने को मिलती है? ये वाला जो हिस्सा है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अब मध्य प्रदेश में अगर इस जनजाति को देखोगे तो मध्य प्रदेश में जनजाति कहाँ देखने को मिलती है, तब आप बताएंगे कि जो ये वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, ये वाला एरिया है यानी कि पश्चिम वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? भील जनजाति देखने को मिलती है। थोड़ा सा समझेंगे तो ये वाला क्या है? पश्चिमी मालवा है। इधर पर ध्यान रखिएगा विंध्याचल श्रेणी है, इधर पर विंध्याचल श्रेणी है। और विंध्याचल श्रेणी का एक विस्तार इस प्रकार से है, जैसे हम क्या कहते हैं, ये इस प्रकार से यहाँ पर है, इसे भांडेर श्रेणी कहते हैं। एक विस्तार इस प्रकार से जैसे कैमूर श्रेणी कहते हैं यहाँ पर। तो विंध्याचल श्रेणी का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें जो है आपकी भील जनजाति हो सकती है, ठीक है, भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से। और यहाँ पर जो है आपका कौन सी मिलेगी? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की एक श्रेणी मिलती है जिसका नाम है राजपीपला श्रेणी, या इसी को पश्चिमी सतपुड़ा कह दिया जाता है।
और यहाँ से जो है नर्मदा नदी इस प्रकार से निकल करके आती है, तो इस प्रकार से नर्मदा नदी जाती है, तो नर्मदा की निचली घाटी में भील जनजाति हो सकती है। ध्यान रखिएगा, समानतः भील जब अन्य जनजातियां मुख्य शहरों की बजाय जो है पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में निवास करना अपने आप को अकेला मतलब एक साइड में निवास करना ज़्यादा उचित समझती है। तो यहाँ पर क्या रहती है, भील जनजाति रहती है। अब इसे थोड़ा सा ये हमने मैप में देखा, इसे हम और अच्छे से देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछे राजनीतिक दृष्टि से किन किन जिलों में पाई जाती है, तो अलीराजपुर में, झाबुआ में, धार में, बड़वानी में, खंडवा में, रतलाम में देखने को मिल जाती है। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, तब आप बताएंगे कि यह जनजाति जो है पश्चिमी मालवा में, पश्चिमी सतपुड़ा जिसे राजपीपला श्रेणी कहते हैं, निचली नर्मदा घाटी में, माही नदी के आसपास और पश्चिमी विंध्यन श्रेणी में हो सकती है। ये सभी विकल्प जो है आपको मिल सकते हैं परीक्षा में देखने के लिए। तो आप दिमाग का प्रयोग कीजिएगा, अपने लॉजिक का प्रयोग कीजिएगा कि कौन सा प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी उपजातियां देख लेते हैं। तो भील जनजाति की बहुत सारी उपजातियां हैं, तो इन उपजातियों के बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये क्या है, भील जनजाति की जो है आपकी ये उपजातियां लिखी हुई हैं इधर से, जो ये क्या है भील जनजाति की क्या है उपजातियां हैं, एक एक को देखिएगा। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि जो भील जनजाति की उपजाति है जिसका नाम है आपका भिलाला उपजाति की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति कौन सी, समाज में जो सबसे ज़्यादा सम्मानित है, श्रेष्ठ है, तो वो जनजाति कौन सी है, तो आप कहेंगे कि वो जो है आपकी भील जनजाति की जो है भिलाला उपजाति है। तो भिलाला ध्यान रखिएगा समाज में जो है सबसे सम्मानित उपजाति है, और यह जो है स्वयं को महाराणा प्रताप का क्या मानती है, वंशज मानती है। क्या मानती है, महाराणा प्रताप का वंशज। अब आप जानते हैं कि राजा पंता नाम था शायद भर उनका, या राजा पुंजा नाम था, राणा पुंजा। तो वो क्या करते थे, महाराणा प्रताप की सेना में जो है एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करते थे राणा पुंजा या राणा पंथा, ठीक है। तो उन्हीं से संभवतः हो सकता है ऐसा कि किसी उनके जो है राज परिवार से क्या हुआ हो, महाराणा प्रताप के राज परिवार से क्या हुआ हो, किसी से एक से जो है विवाह हुआ होगा। अब मुझे क्लियर जानकारी तो नहीं है कि भाई हाँ हुआ था या नहीं हुआ था। तो इनसे क्या हुआ, भील समानतः काले लोग होते हैं, तो उनके वंशज हो सकता है कि इन्हें उजला भील भी कहा जाता है, जो भिलाला है इन्हें उजला भील भी कहते हैं क्योंकि ये गोरे रंग के होते हैं। तो उन राज परिवार से वैवाहिक संबंध होने के कारण जो है एक वर्ग जो है यहाँ पर भी आ गया हो जो इनसे क्या है श्रेष्ठ है। तो ये जो है अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज कहते हैं, भिलाला वर्ग। और ये सबसे क्या होता है, सम्मानित होता है। यही जो है ऐतिहासिक दृष्टि से जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया है वो किसने लिया है, भिलाला ने ही लिया हुआ है। अब दूसरी उपजाति है रथियास है, फिर है बरेला है, पटेला है, बेगाज है, तड़वी भील है। तड़वी भील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, पूछे को सभी पूछे गए हैं। अभी कैसा प्रश्न आया है उस पर भी चर्चा कर देते हैं। जो औरंगजेब के मुगल बादशाह था उसके समय पर कई भीलों ने क्या कर लिया था, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ऐसे भीलों को क्या कहा गया है, बाद में तड़वी भील कहा गया है। ध्यान रखिएगा, तड़वी भील कौन होते हैं, जो इस्लाम स्वीकार कर चुके थे। राठ भी क्या है, जो राठ होते हैं, राठ भी क्या है, ये भीलों की ही जो है एक उपजाति है। अब इन्हें याद कैसे करना है, मैं आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप याद कर लीजिएगा। अब जैसे ये क्या थे, भिलाला जो है महाराणा प्रताप के वंशज थे, तो भील यानी कि कहाँ जाते थे, ये राजपूतों के साथ में जो क्या करने जाते थे, ये मतलब युद्ध करने के लिए जाते थे। कहाँ जाते थे, युद्ध करने के लिए जाते थे। और ये कहाँ जाएंगे युद्ध करने के लिए, भाई राजस्थान में जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के राजपूतों से इनके क्या थे, संबंध थे। तो वहाँ पर जाएंगे, तो देखिएगा समझिएगा, आपको जो है मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद हो जाएंगी। अब ये जो कहाँ जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, तो किस में बैठ करके जाएंगे, भाई राजा महाराजा के यहाँ पर जा रहे हैं तो किस में बैठ करके जाएंगे, रथ में बैठ करके जाएंगे। ठीक है, राणा प्रताप के यहाँ पर जो है जो भी इनका सेनापति होगा, मुख्य राजा होगा, किस में जाएगा, बैठ करके रथ में जाएगा। अब जब राणा प्रताप के यहाँ पर जाएंगे तो रथ में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, बालू मिलेगी। बालू क्यों मिलेगी, आप जानते हैं कि रथ में वहाँ पर राजस्थान में क्या है, मरुस्थल ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है बालू मिलेगी। अब बालू में क्या हो जाएगा, इनका जो रथ है वो मतलब क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। मतलब कि जैसे क्या हो जाता है, गाड़ी धंस जाती है ना, बालू में धंस जाएगा। धंस जाएगा तो फिर इन्हें क्या करना पड़ेगा, जो रथ के पहिया है उनके नीचे जो है पटेला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पटेला पटेला लगाना पड़ेगा। और सभी लोग क्या करेंगे, मतलब बल लगा करके क्या करेंगे, बल लगा करके क्या करेंगे, रथ को मतलब निकालने की कोशिश करेंगे, झेलेंगे। तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी जनजातियां हो जाएंगी। ये स्टोरी आप दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा। तो रथ से हो जाएगा आपका रथिया, से बालू से हो जाएगा बरेला, और पटेला लगाया तो पटेला हो जाएगा, फिर जो है बल से हो जाएगा बैगाज। ऐसे जो है नहीं आप याद कर लीजिएगा, खूब प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से ऐसा पूछा जाता है कि एक तरफ क्या दे देंगे
मतलब एसटी दे देंगे मुख्य जनजातियाँ, और एक तरफ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उपजातियाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, उपजातियाँ। फिर यहाँ पर लिख देंगे कौन गोंड की है, कौन भील की है, कौन सहारिया की है, और इन्हें मिलाने के लिए क्या कर देंगे, आपको नीचे कोटेशन दे देगा, कोड दे देगा। तो उसमें ऐसा एक प्रश्न आता है। और जो दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न सिंपल सा आता है कि आपसे पूछ लेगा बरेला किसकी उपजाति है। यह एक प्रश्न ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से कौन भील की उपजाति नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तड़वी और भिलाला से स्पेशल प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अभी प्रश्न पूछा हुआ था कि रघुनाथ सिंह मंडलोई जो है किस जनजाति से संबंधित है। रघुनाथ सिंह मंडलोई, इन्होंने 1857 की क्रांति में जो है सहयोग किया हुआ था टांट्या भील का। ये भिलाला वर्ग से संबंधित है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था। अभी हम व्यक्ति देखेंगे तो व्यक्ति में जो है और गहराई से चर्चा होगी। चलिए, यहाँ तक हो गया, हम आगे बढ़ जाते हैं। और अगला है भीलों की सामाजिक स्थिति। तो कई बार जो है, हम देखिए फिर से कह रहा हूँ, समझते हुए चलेंगे, दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ रहे हैं ताकि जो है हमेशा के लिए याद हो जाए, भूले ना। तो थोड़ा समय जो है अन्य टॉपिक की तुलना में ज़्यादा दूंगा, क्योंकि ये ट्राइब्स का जो है अभी उतना अभी नया सिलेबस है, तो इतना ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं पता। तो भीलों की हम क्या देखते हैं, सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं और चर्चा करते हैं। यहाँ से कई प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी देखते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि आपसे पूछे भील जनजाति का प्रिय भोजन क्या होता है, उस प्रिय भोजन को क्या कहते हैं। तो सॉरी, प्रिय संबोधन शब्द क्या है। प्रिय संबोधन शब्द मामा है। ठीक है, क्या है प्रिय संबोधन शब्द, तो क्या है, मामा है। कल्पना कीजिएगा कि एक भील बैठा हुआ है, आपने उसकी क्या किया है कि बहुत ज़्यादा उसका नुकसान कर दिया, वो भील बहुत गुस्से में है। अब उसके आप अगर गुस्सा से, जैसे मान लीजिएगा ये भाई साहब कोई भील बैठा हुआ है और इसके जो है आपने क्या किया हुआ है, एक हरकत की हुई है, और उस हरकत का नाम है कि इस भील भाई के जो खेत हैं वहाँ पर क्या कर दिया है आपने, उसके जो है खेतों को क्षति पहुंचाई हुई है। और क्षति किस प्रकार से पहुंचाई हुई है कि वहाँ पर जो है खेतों में कुछ है उसका नुकसान कर दिया, जैसे मतलब गाय वहाँ पर या फिर ऐसे कुछ है कर दिया, वो फसल उसकी खपवा ली है। अब ये व्यक्ति बहुत गुस्से में बैठा हुआ है। क्या है, ये व्यक्ति बहुत गुस्से में बैठा हुआ है, और आप इसके तरीके से मतलब गुस्से से बचना चाहते हैं, तो इधर से आइएगा और क्या कहिएगा, मामा जी क्या हो रहा है, मामू क्या हो रहा है, मामू बोल दीजिएगा। भाई साहब इसकी मूछें जो है इतनी बड़ी हो जाएंगी और ये खुशी हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तो इनका सबसे जो मतलब प्रिय शब्द है सम्मान, इन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि मेरा बेटा आकर के मुझसे क्या है कुछ मांग रहा है, ऐसा लगेगा। सबसे सम्मान सूचक शब्द है, ध्यान रखिएगा किसमें। इसीलिए ने जो शिवराज सिंह चौहान है ना, ये मामा कहाँ से बनी हुई है, वहां से भी मामा शब्द निकल करके आया हुआ है। जब हलमा प्रथा वहां पर चल रही थी तो शिवराज सिंह जी वहां पर गए हुए थे, और मतलब लोकप्रिय रूप से उन्हें सभी लोगों ने क्या कहा था, मामा कहा हुआ था। उन्होंने खुद कहलाया हुआ था, तो लोकप्रियता के कारण ही उनका जो है मामा ये प्रचलन में हुआ था। तो भीलों का ये कई बार पूछा जाए ना पूछा जाए, तो आपको ये याद रखना है, पूछने का सबसे लोकप्रिय शब्द है। ये प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है। तो देखिएगा, एक बात और बता दूं यहाँ पर कि जो तैयारी होती है ना, कभी भी एमपीपीएससी की तैयारी सिर्फ इस स्तर पर न किया करो कि प्री निकालना है, मेंस निकालना है। जो भी पढ़ रहे हो आप, मान लो जो शब्द पढ़ रहे हो उसे 3 लेवल पर पढ़ना है हमेशा। क्या है, जैसे हमने पढ़ा कु, यहाँ पर शब्द पढ़ रहे हैं, कु पढ़ रहे हैं, कु पढ़ रहे हैं। अब कु को जो है सोचो, प्री स्तर पर भी, मेंस स्तर पर भी, इंटर स्तर पर भी आपको क्या करना है, सोचना है। ठीक है, तो क्या प्रश्न, अब जैसे मेंस में यहाँ से ये प्री शब्द तो नहीं आएंगे, लेकिन आपसे सामाजिक स्थिति पूछा जाएगा। मेंस में भीलों की सामाजिक स्थिति पूछा जा सकता है, तो ये सभी एक एक पॉइंट तो हैं, इनको क्या कर लेंगे आप, वहाँ पर जोड़ लेंगे। अब अगला जो है हमारे पास में, भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। और जो उनका मोहल्ला होता है फाल्या कहते हैं, और जो पाल है गांव। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा यहाँ पर देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब ये देखेंगे, ये क्या है, मैंने एक भील भाई का जो है किसी का घर बनाया हुआ है, ये है। ऊपर से इनके घर में क्या होता है, ये पहाड़ों में जो है निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं, पहाड़ों में निवास करते हैं, और इन पहाड़ों में निवास करते हुए इस प्रकार से घर बनाते हैं, और इस घर में जो है ऐसे रहते हैं। ऊपर टपरा, टपरा जो है होता है, इस प्रकार से झोपड़ी ऐसी रहती है इनकी। तो ये क्या है, घर है। इसे इन्होंने क्या कहा, कू कहा हुआ है। इनके घरों को जो है कू कहा जाता है, जो सिंगल घर होता है। अब यूं मानिएगा, ऐसे घर जो है, एक घर यहाँ पर बना हुआ है इसी प्रकार का, एक घर यहाँ पर बना हुआ है, एक घर यहाँ पर बना हुआ है, एक घर यहाँ पर बना हुआ है, और एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर। तो ऐसी जो है एक कतार बनी हुई है, लाइन से बना हुआ है। इसे का क्या कहा जाता है, इससे जो ये संपूर्ण है, इस संपूर्ण को क्या कह देते हैं,
इस संपूर्ण भाग को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे जो है क्या कह देते हैं, इसे क्या कहा जाता है, फाल्या कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फाल्या कहा जाता है। तो फाल्या क्या है, इनका एक मोहल्ला है जिसमें जो है 5 से 6 क्या होते हैं, घर होते हैं। अब ऐसे कई मोहल्ले हो जाते हैं तो उन मोहल्लों से मिलकर के क्या बनता है, एक गांव बनता है, और उसी को क्या कहा जाता है, ऐसे मतलब जो है, जैसे एक दो मोहल्ले और ऐसे बना लें, ऐसे जो है एक आध दो मोहल्ले और बन जाए तो इन्हें हम क्या कह देंगे, इन्हें जो है गांव कह दिया जाएगा। भीलों का जो क्या हो जाएगा, एक मोहल्ला हम दूसरा बना लेते हैं, जैसे एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, इसी प्रकार से एक घर ये है, 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 तो ये दूसरा मोहल्ला हो जाएगा। जैसे भील जनजाति में कई वर्ग होते हैं, मान लीजिएगा कि जो मैं ये वाला वर्ग बना रहा हूँ, ये वाला जो मोहल्ला है आपका, ये वाला मोहल्ला है, इस मोहल्ले का नाम है, भीलों में कई वर्ग होते थे, ये पटेल मोहल्ला हो गया। कौन सा हो गया, पटेल मोहल्ला। अभी पटेल देखेंगे किसे कहते हैं भील जनजाति में, ये हो गया पटेल मोहल्ला हो गया। और एक ये वाला जो मोहल्ला बना रहे हैं हम, एक जो ये वाला मोहल्ला है, मान लो ये वाला हो गया, इसे हमने नाम दे दिया बड़वा मोहल्ला। अभी बड़वा कौन होता है हम ये भी देखेंगे भील जनजाति में, ये हो गया बड़वा मोहल्ला। ठीक है, तो ऐसे इन सभी मोहल्लों से मिलकर के क्या बनेगा, गांव बनेगा। और गांव को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पाल कहा जाता है। तो आई होप चीज़ें जो है आप समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया। अब जो है आपसे पूछे, सामाजिक स्थिति में ही बात कर रहे हैं, आपसे पूछे कि जो भीलों का है वो प्रिय भोजन होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो मक्के की रोटी होती, मक्का जिसे आप मकाई कह देते हैं, अभी ठंडियों में शायद भरे से भून करके जो है काफ़ी लोग खाते हैं भून करके, तो ये क्या हो जाएगा, मक्के की रोटी और ज्वार की रोटी। और जो है ताड़ी, ताड़ी क्या होता है, एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, जैसे मदिरा ही होगी, दारू ही होगी, तो शायद वही होगा ताड़ी। ये सब क्या है, इनके क्या है, लोकप्रिय भोजन है, आप ये याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला पूछे आपसे। अब देखिएगा, अभी इस शब्द को जो है हम अच्छे से समझेंगे, भीलों के गांव को लेकर के, यहाँ से जो प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं गांव में, इन पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले व्यक्ति देख लेते हैं। भीलों में जो है व्यक्ति देखते हैं, ये समाज में जो है अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मान लीजिएगा बहुत सा वर्ग होता है समाज में, सामान्य वर्ग भी होता है। तो उन व्यक्तियों से लेकर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे हमारे ही समाज में आसपास से लिंक करके बातें करूंगा, समझेंगे। सबसे पहले आपसे पूछे कि डाहला, डाहला कौन होता है, भील जनजाति में डाहला किसे कहते हैं। तो समाज का जो वयोवृद्ध वर्ग होता है, कौन सा होता है, सबसे बुजुर्गा वर्ग होता है। बुजुर्गा मतलब कि जो 80 साल से जो ऊपर वाले हैं, सयान लोग हैं, सियाने लोग हैं, जो 80 प्लस वाले हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, वयोवृद्ध पुरुष कहेंगे। अब ये क्या करते हैं, भील जनजाति में जैसे ही क्या होता है, कोई प्रोग्राम होता है, क्या होता है, भील जनजाति में जैसे ही कोई क्या होता है, प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में ये जो डाहला लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ पर जो है प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हैं, प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हैं। आप देखना, अगर गांव में कभी भंडारा में जाओ या शादी विवाह में जाना, मैं अभी एक बार गया हुआ था दोस्त की शादी में, तो वहाँ पर मैं गया, तो वहीं पर ऐसे दादाजी बैठे हुए थे, तो दोस्त ने कह दिया कि भाई थोड़ा मोड़ा कुछ हेल्प करवा दो। तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो वहाँ पर देखा, फिर हमको चलो जो है खाना परस देते हैं, खाना परोस देते हैं। और खाना परोसने के लिए जो है हम वहाँ पर गए भंडारे में, और टोकरी उठाई, और पूरी जो है भंडारे से मैंने लेने की कोशिश की, कि मतलब उसमें डालकर जो है सभी लोगों को दे दी जाए। तो वहाँ पर जो दादाजी बैठे हुए थे, कह रहे थे कि रुक जाओ भाई, कुछ सयाने लोग को बुला लो, ऐसे नहीं चाहते हैं ये, मतलब कि वो उनका जो है, अभी वो भी जो है उनके पास में इतना अनुभव होता है कि वो जो है अपने अनुभव के आधार पर दूसरे लोगों को, जो बच्चे लोग हैं, उनको क्या कर देते हैं, टोकते रहते हैं। तो वयोवृद्ध क्या होता है, ये जैसे बड़े बड़े कार्य होते हैं उनमें क्या है, सुसलाह देने का कार्य करते हैं, और जो है प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हैं। तो आई होप आप जो है ये डाहला शब्द जो है आप समझ पाए होंगे भील जनजाति का। फिर है आपका बड़वा शब्द। फिर कौन सा है आपका बड़वा शब्द, तो बड़वा को समझ लेते हैं। बड़वा क्या होता है, ये बरुआ होता है। और आपने जैसे नवदुर्गा जब होती हैं, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ सभी जगह पर होगा यही सिस्टम। तो जो नवदुर्गा होती हैं, नवदुर्गा में एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको, जिसके ऊपर क्या होता है, देव तत्व उतरता है, मतलब देवी देवता जो है उसको आते हैं, वो क्या करता है, मतलब वैसी क्रियाएं करने लगता है कि हाँफने लगता है, और मतलब ऐसा लगता है, वो बोलता है स्वयं से कि मैं ये देवता हूँ, मैं ये देवी हूँ, मैं ये मतलब फलाना हूँ ढिमकाना हूँ। तो वो जो व्यक्ति होता है उसी को क्या कहा जाता है, बरुआ कहा जाता है। तो बरुआ एक भील जनजाति में ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर देवी देवता क्या करते हैं, उतरते हैं, और
उसके माध्यम से जो है लोगों को सूझ सलाह संपर्क जो भी समस्या है उसको क्या करते हैं, सुनते हैं। अब ये कितनी सच्चाई है आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो है यहाँ पर हमें प्रश्नों की दृष्टि से बात करने हैं, तो मैं समाज के जो वर्तमान में प्रचलित हैं उनसे लिंक करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बड़वा समझ गए होंगे, इसी को पंडा भी कह दिया जाता है। पंडा हालांकि थोड़ा सा अलग होता है। फिर है आपके पास पूछे भगत है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भील जनजाति का सबसे जो पवित्र व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है, भगत भगत कहा जाता है। जैसे वर्तमान में हम समझें तो जैसे कि वर्तमान में हमारे समाज में देखें, जो ब्राह्मण वर्ग होता है, कौन होता है, जो ब्राह्मण वर्ग होता है, ब्राह्मण वर्ग, तो उसी से तुलना कर सकते हैं कि समाज का ये ब्राह्मण वर्ग लड़ने वाला नहीं। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण वर्ग जो पूजा पाठ करता है, जो शादी विवाहों में जाता है, क्या करता है, जो अनुष्ठानिक कार्यक्रम संपन्न करवाता है, तो वही क्या होता है, सबसे पवित्र व्यक्ति होता है, भील जनजाति का भगत होता है। अगली बात करते हैं, जो पुजारो होता है, जो गाँवों में वैद्य प्रचलित रहते हैं, वैद्य, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, पुजारो जो होता है औषधियों का ज्ञाता होता है भील जनजाति में। अगली बात करते हैं, अगला है हमारे पास में भोपा। तो भोपा क्या होता है, भोपा ध्यान रखिएगा धार्मिक संस्कार करवाने वाला व्यक्ति होता है। इसे आप तांत्रिक भी कह सकते हैं, जैसे कि जो भी संस्कार होते हैं, उनकी जो भी प्रथाएं होती हैं और उन प्रथाओं को संपन्न करवाने में क्या करेगा, ये मंत्रों का जाप करेगा, ओम क्लीम कलाम खोम जो भी बोला जाता है। मजाक नहीं बना रहा हूँ भाई किसी का, तो जो है समझिएगा चीज़ों को। तो ये भोपा वो होता है जो मतलब अनुष्ठानिक क्रियाओं में मंत्र तंत्रों का जाप करता है भील जनजाति में। गायक पूछे कौन होता है, तो ये बड़वा का सहायक होता है। अब देखिएगा, जैसे बड़वा होता है, तो बड़वा क्या है, मतलब इसके ऊपर जो है देव तत्व उतरता है। और जो उसके बगल में कौन बैठता है, गायक बैठता है। बड़वा के बगल में, बरुआ के बगल में क्या बैठता है, गायक बैठता है। और ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पर जो भी हवन सामग्री होती है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ डाले जाते हैं, तो हवन किया जाता है, ये हवन करेगा। और जो भी मतलब देवी देवता हैं उनको आमंत्रित करेगा हवन के माध्यम से। फिर देवी देवता क्या होंगे, इस व्यक्ति के जो है शरीर धारण करते हुए आएंगे और जो भी बोलना है वो अपना बोलेंगे। तो ये क्या होता है, बड़वा का सहायक होता है और भजन गाता है, बांसुरी बजाता है, हवन करता है, जो भी कार्य होते हैं करते रहता है। जैसे यहाँ पर भजन गाते हैं कई लोग की माता जी आ रही हैं, तो ऐसे भजन गाते हैं, तो ये बड़वा वही होता है जो बरुआ की सहायता करता है। अब अगला एक शब्द है, आपसे पूछे भील जनजाति में भांजगड़िया कौन होता है, भांजगड़िया। तो भांजगड़िया क्या होता है, मध्यस्थ होता है। क्या होता है, मध्यस्थ। और भांजगड़िया प्रथा क्या होती है, जैसे कि आपने कोई अपराध किया, जैसे खासतौर से मैं विवाह के संदर्भ में बात करूं, तो जनजातियों में जो है भांजगड़िया प्रथा प्रचलित है। अब जैसे कि एक जो मतलब पुरुष है, एक क्या है पुरुष है और एक क्या है महिला है, और इस पुरुष ने इस महिला पर जो है कोई क्या किया हुआ है, कृत्य किया हुआ है, यानी कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का कृत्य किया हुआ है। और उस आपराधिक प्रवृत्ति का कृत्य का जो है मतलब अब समाधान क्या होगा, तो दंड लगेगा, दंड देना होगा उसे। दंड के रूप में हो सकता है भाई वो कहाँ जाए, पुलिस के पास जाए, न्यायालय में जाए, कोर्ट में जाए। तो सबसे पहले जो है पंचायत में फैसला होता है, याद रखिएगा। अभी भी जनजातीय क्षेत्रों में एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अभी भी जनजातीय क्षेत्रों में हमारे जो कानून भी हैं, प्रशासन है, पुलिस है, कलेक्टर है, जो भी न्यायपालिका के संविधान है, उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ की अभी पंचायत ही फैसला करती है, गांव के अधिकांश फैसले जो है पंचायत ही करती है। अभी मैं समझाऊंगा इसमें, इसीलिए मैं गांव का प्रशासन जो है अलग से पढ़ा रहा हूँ, अभी बताया नहीं, व्यक्ति पहले पढ़ लीजिएगा। गांव के प्रशासन में जो है अभी भी जनजातियों की बड़ी भूमिका होती है, पुलिस की उतनी भूमिका नहीं है। लोग जो है पुलिस से जाने से अभी भी बहुत ज़्यादा बचते हैं, गांव में फैसला करने को प्राथमिकता देते हैं, इसीलिए ये शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं। ये सभी लोग जो है अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं, सरकारी आदमी की जैसी भूमिका अदा करते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ पर वकील अदा करता है, डॉक्टर अदा करता है, तो ये सभी जो है सरकारी लोगों की जैसे जो है भूमिका अदा करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो भानगढ़िया प्रथा हम बता रहे थे कि कोई भी दंड इस पर लगा, तो दंड का इसका फैसला करने के लिए क्या जाएगा, पंचायत में जाएगा। और पंचायत में पता चला कि 1.50 लाख रुपए का अधिकतम जुर्माना लगता है। भील जनजातियों में ऐसा कृत्य करने पर 1.5 लाख का जुर्माना लगता है। अगर ये व्यक्ति 1.5 लाख का जुर्माना दे देता है, तो उनके मध्य में क्या हो गया, भानगढ़िया हो गया, यानी कि समझौता हो गया। तो ये क्या है, समझौता करने की एक प्रथा है। और ये मध्यस्थ जो क्या करवाता है, दोनों पक्षों में समझौता करवाता है, गाँव की पंचायत में होता है। चलिए, अब गांव की पंचायत को हम बेहतर तरीके से समझते हैं। किसको समझते हैं, गांव की पंचायत को हम क्या करते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। तो गांव जो है, देखिएगा, यहीं पर जो है हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए, जो भीलों का गांव होता है, तो उस गांव को क्या कहते हैं, ये मान लीजिएगा क्या है आपका, भीलों का जो है यहाँ पर समझेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर ये जो क्या है, भीलों का गांव है, ठीक है, ये क्या है, भीलों का गांव है।
और भीलों के गांव को क्या कहा जाता है, जल्दी से आप बताएंगे। भीलों के गांव को जो कहते हैं, अभी हमने पढ़ा हुआ था, पाल कहते हैं। क्या कहते हैं, भीलों के गांव को जो क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। और इस पाल में जो है मुख्यतः 3 लोग होते हैं, मतलब प्रशासनिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ, कितने लोग होते हैं, 3 लोग जो है इस पाल में जो है होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला व्यक्ति जो होता है, एक होता है पटेल, ध्यान रखिएगा। तो पटेल ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है, गांव में जो है पंचायत लगती है, प्रशासन के लिए सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, पटेल होता है। पटेल के बाद होता है गमेती। कौन होता है, गमेती। गमेती होता है। और गमेती के बाद में जो होता है कोटवार होता है, कोटवार होता है। तो कोई भी निर्णय पटेल के बिना नहीं हो सकता गांव में, ध्यान रखिएगा। पटेल जो कह देगा वही होगा। तो गांव का जो सर्वोच्च प्रशासक होता है वो कौन होता है, पटेल होता है। और ये गमेती कौन होता है, ध्यान रखिएगा, मुखिया होता है। क्या होता है, गमेती जो है मुखिया होता है। और ये क्या चुनाव के द्वारा होता है। जैसे वर्तमान में प्रधान जी जो होते हैं, वो प्रधान जी कौन है, यही है। यूँ समझ लीजिएगा कि ये जो है टीआई साहब हैं। ये कौन है, टीआई साहब हैं। पटेल जो है टीआई साहब है, गमेती जो है मुखिया है, कोटवार जो है आपका ये चौकीदार होता है। कौन होता है, ये चौकीदार होता है। और गांव में जो है सभी चीज़ें वितरित करता है, जो भी आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, उन सभी को बताता है। गांव की ज़मीनों का सब कुछ जानकारी रखता है। और जो भी प्रशासन तंत्र है उनको ये सहयोग करता है। तो ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछे, जो गांव होता है उस गांव को क्या कहते हैं, भीलों के गांव को पाल कहते हैं। और जो मोहल्ला होता है उसे फाल्या कहा जाता है, घरों को कू कहा जाता है। जो है पटेल है वो क्या होता है, सर्वोच्च प्रशासक होता है। और जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। दूसरा तीसरा व्यक्ति जो होता है कोटवार होता है। ये क्या होता है, गांव का प्रशासक या चौकीदार होता है। ध्यान रखिएगा, किताब में आपको इतनी जो है स्पष्टता के साथ में नहीं मिलते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं बहुत। यहाँ पर आप जो सटीकता से दिमाग में बैठाइएगा। इनकी जो पंचायत होती है, अभी हर जनजातियों की पंचायत है, किसी को पंचायत को कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि किनकी पंचायत को क्या कहा जाता है। अभी गौंड पढ़ेंगे तो उनमें अलग शब्द आएंगे, उनमें पटेल नहीं, यहाँ पर मुकद्दम हो जाएगा, मुकद्दम हो जाएगा। और दूसरे शब्द आएंगे वहाँ पर इन अधिकारियों के लिए, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो है इनकी संस्कृति की बात कर लेते हैं। संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में हम क्या देख लेते हैं, इनकी सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रथाएं देख लीजिए। चित्रकला सबसे पहले देख लेते हैं। चित्रकला में देखेंगे तो 2 प्रकार की चित्रकला में प्रचलित है। एक है आपकी गोदरेज। गोदरेज क्या होती है, ये मतलब पारंपरिक चित्र है, ध्यान रखिएगा। ये जो है समानता जो पारंपरिक चित्र है। जैसे कोई भी शुभ काम हुआ, घर में विवाह हुआ, शादी हुआ, या कोई दिवाली वाली वगैरह आई, तो मांगलिक कार्यों में दीवार में जो है कुछ चित्र बनाए जाते हैं। हो सकता है घोड़ा का चित्र बना दें, घड़ा का चित्र बना दें, या फिर गणेश जी का चित्र बना दें। तो कुछ भी दीवार में जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें गोदरेज कहते हैं। अब दूसरी जो है इंपॉर्टेंट चित्रकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिथौरा भित्ति चित्रकला। कई बार जो है परीक्षाओं में पूछी गई है। पहला प्रश्न पूछा जाता है, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति में है, तो भील जनजाति में है। और कैसे, ये भित्ति चित्रकला है, मतलब दीवार पर बनाई जाने वाली चित्रकला है। और इसमें जो है ये क्या है, धार्मिक महत्व है इसका। भील जनजाति में जो है ऐसा कहते हैं, जो सच्चा पवित्र व्यक्ति होता है, ईश्वर की इस पर मतलब हाथ होता है ऊपर से, तो वही व्यक्ति जो है पिथौरा चित्रकला में बहुत अच्छे चित्र बना पाता है। तो इसमें जो है मुख्यतः देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। और ध्यान रखिए प्रश्न आता है कई बार कि पिथौरा भित्ति चित्रकला में सबसे ज्यादा किस पशु का अंकन किया जाता है, तो घोड़ा पशु का अंकन किया जाता है। और जो ये चित्रकला करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, लखेंद्रा कहा जाता है। तो अभी हम इसके व्यक्ति में देखेंगे, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनमें अभी 2 नाम आएंगे आपके पास में। एक भूरी बाई जो है बड़ी कलाकार हैं इसकी पिथौरा चित्रकला की। एक जो है पेमा फात्याहा भी आगे हम देखेंगे। तो ये क्या होंगे, चित्रकला हो गई। अब दूसरी बात देखिए, हर किसी पर जो है व्यापक चर्चा होगी, ध्यान रखना, समझ में आएगा आपको, मेरी गारंटी है। लेकिन आप जो है थोड़ा समय दीजिएगा, समय लगेगा इस पर, जो है आप ध्यान से सुनिएगा। लिखने में आपको समय नहीं लगेगा, एक बार बस समय लगना है, क्योंकि समझाने में समय लगता है। अंततः पढ़ने के लिए तो क्या है भाई, 5-10 मिनट में क्लास पूरी हो जाएगी। अब इनकी हम महत्वपूर्ण प्रथाएं देखते हैं। तो हमारे सिलेबस में अलग से भी लिखा हुआ है कि जनजातियों की परंपराएं या प्रथाएं लिखा हुआ है। तो भील जनजाति में कौन कौन सी जो है प्रथाएं प्रचलित हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपकी पहली प्रथा है शांता प्रथा। शांता प्रथा ध्यान रखिए किससे संबंधित है, ये जन्म संस्कार से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स, जन्म संस्कार से। अब जैसे ही क्या होता है, भील जनजाति में किसी भी नए बच्चे का जन्म होता है, तो पहली बात ध्यान रखिएगा, जन्म अस्पतालों में नहीं कराया जाता है, उनका जन्म जो है घरों में होता है। जो घर की बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, सियानी महिलाएं होती हैं, ताई वगैरह जो होती हैं,
उनके द्वारा क्या है, उनको इस क्षेत्र का अनुभव होता है, या फिर गांव में अन्य महिलाएं होती हैं जो इस कार्य को जो क्या करती हैं, उनका प्रशासन तंत्र अलग से है, वो सब कुछ जो है वहाँ पर पुलिस भी का काम करने वाले लोग भी हैं, सब कुछ जो है तो उसमें जो है ताई जो है अनुभव वाली व्यक्ति होती है, वो क्या कराती है, बच्चे का जन्म कराती है। जब 7वां दिन होता है, कौन सा दिन होता है, 7वां दिन होता है जन्म का, तो उस दिन बच्चे को स्नान करके सूर्य का सबसे पहले क्या करवाया जाता है, दर्शन करवाया जाता है, क्योंकि सूर्य जो है तेज का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक माना जाता है। तो उस दिन स्नान करवाने के बाद दर्शन करवा के बच्चे का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, नामकरण। नामकरण सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं, सूर्य या मंगल ग्रह या दिनों के हिसाब से, महीना के हिसाब से, उस हिसाब से किए जाते हैं। तो 7वें दिन ये प्रथा होती है, इसलिए शांता प्रथा संबंधित है। 7वें दिन नामकरण किया जाता है, वही क्या है, शांता प्रथा है। आपसे क्या पूछा जाएगा, सिंपल सा प्रश्न आएगा, शांता प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो भील जनजाति में है, पहली बात है, और जन्म संस्कार से संबंधित है। ठीक है, 2 नंबर में कोई भी प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा, संस्कृति वाला मेंस में भी टॉपिक है, तो आप समझा दिया है, आप समझ जाएंगे। पहला लिख देना किस जनजाति संबंधित है, दूसरा जो है इसमें क्या होता है, और तीसरा जो है मतलब ये किस क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी प्रथा की बात करते हैं, वो है ओगी प्रथा। तो जब विवाह होता है, विवाह में क्या करता है, पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, उसे ओगी प्रथा कहते हैं। दापा प्रथा क्या है, ध्यान रखिएगा, जो दहेज प्रथा है भील जनजाति में, उसे दापा प्रथा कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये दहेज जो है इसमें किसको मिलता है, ये दहेज जो है लड़का नहीं देता है, मतलब लड़का को नहीं मिलता है, जो लड़का पक्ष वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि लड़की वाले को इसमें दहेज मिलता है। ध्यान रखिए, किसको मिलता है, लड़की पक्ष वाले व्यक्ति को जो है दहेज मिलता है इसमें, मतलब वो लड़की वाले दहेज लेते हैं। अगर दहेज नहीं दिया, शादी नहीं हो सकती। अभी हम देखेंगे, जिसके पास में दहेज देने की पैसा नहीं है लड़का वाले के पास में, वो क्या करता है, घरों में जा करके काम करता है, जिस मतलब जैसे कि ए नाम की लड़की है, इससे शादी करना चाहता है, बी नाम का एक लड़का है, शादी करना चाहता है, पैसा नहीं है इसके पास में, तो क्या करेगा, इस लड़की के घर में जाएगा, इसके पिता से बात करेगा, 1 साल तक क्या करता है, ये लड़का जो है काम करता है उनके घर में। और अगर उनके जो है परिवार वाले खुश हो जाते हैं इसके काम से, कि हाँ भाई साहब सक्षम है काम करने में, तो फिर जो है इस लड़की की शादी कर दी जाती है। ऐसा विवाह जो है सेवा विवाह कहलाता है, गौड़ जनजाति में ज़्यादा प्रचलित है, अभी हम समझेंगे इसे भी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी दापा प्रथा। और दापा प्रथा को रोकने के लिए ध्यान रखेंगे, दापा प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी, साथीदार अभियान चलाया हुआ था। ये कब का है, 2016 में जो है यह अभियान चलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात, अगली जो प्रथा है इनकी, वो है भांज गाड़ा प्रथा। तो हम समझ चुके हैं कि भांज गाड़ा प्रथा क्या होती थी। ये जो भांज गड़िया नाम का एक व्यक्ति होता है, समझौता कराने की प्रथा होती है। अगली बात करें, अगला है हमारे पास में गातला प्रथा। गातला प्रथा क्या है, जैसे कि क्या होता है कि कई बार हमारे परिवार के लोग जब क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, खास तौर से अ, जब मृत्यु संस्कार की बात करते हैं भील जनजाति में, तो 3 प्रकार के संस्कार इनमें प्रचलित हैं। कितने, 3 प्रकार के संस्कार प्रचलित हैं भील जनजाति में। कहो कौन कौन से हैं, तो एक ये हो जाएगा आपका, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा जो है आपका ये हो जाएगा। देखते हैं, एक एक को समझते हैं। भील जनजाति में 3 प्रकार के संस्कार हैं। एक जो है सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है, मतलब जला दिया जाता है। और जो दूसरा संस्कार होता है, जिस व्यक्ति को अगर रोग या बीमारी रही होगी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, जमीन में दफना दिया जाता है, इसे जलाया नहीं जाता है, जमीन में जो है दफनाने की प्रथा है, दफनाने की प्रथा है। और तीसरे प्रकार की जो प्रथा होती है, उसमें जैसे व्यक्ति कोई मतलब मान लो भाई कितने का है, 10 वर्ष 20 वर्ष का व्यक्ति है, और कोई एक्सीडेंट वगैरह में डेथ हो जाती है, यानी कि पूरी उम्र करने के बाद नहीं वो मरता है, अधवारे जो है आधी दूरी पर, यानी कि आधी उम्र में उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी व्यक्ति में जो है एक प्रथा प्रचलित है, जिसका नाम है गातला प्रथा। कैसी प्रथा है, और देखिएगा इसमें क्या किया जाता है, जहाँ पर व्यक्ति जो है जलाया जाता है, उसको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद वहाँ पर एक पत्थर का जो क्या है, स्तंभ बनवाया जाता है, इस प्रकार से, मतलब स्मृति चिन्ह टाइप का जो है बनाया जाता है। उसके यहाँ पर जो है रंग कलर पेंट से पोत देते हैं, चबूतरा जैसे अपने यहाँ पर बनता है, वैसा ही कुछ मान लीजिए, यहाँ पर पत्थर पर जो है स्तंभ बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, गातला कहते हैं, या गातला प्रथा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है मैं समझाने में सक्षम रहा हूँगा। अगली बात करते हैं, कट्टा प्रथा जो है, कट्टा प्रथा भी ये मृत्यु संस्कार से जुड़ी हुई है, जो मतलब मरने के बाद में जो है व्यक्ति को भोजन कराया जाता है, मृत्यु भोज जो होता है, उसे कट्टा प्रथा कहते हैं। अगली बात करते हैं हाथी बैंडो प्रथा। हाथी बैंडो प्रथा जो है ये विवाह से संबंधित है। कैसे संबंधित है, देखिएगा, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं आपके, एक व्यक्ति का जो है ए नाम का व्यक्ति है, मैं किसी का नाम नहीं लिखा, एक जो है बी नाम की जो है लड़की है, ए नाम का क्या है पुरुष है। इन दोनों के मध्य में जो है
प्रेम हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ऐसी स्थिति में घर वाले मानने वाले नहीं होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि या फिर पीपल हो जाएगा, पीपल या साल, ऐसे जो पवित्र वृक्ष माने जाते हैं उनके चारों ओर जो है उन्हें साक्षी मान करके उसकी परिक्रमा करते हैं और विवाह संपन्न मान लिया जाता है। फिर बाद में घर वाले क्या करवा देते हैं, विवाह करवा देते हैं। ऐसी ही प्रथा को क्या कहा जाता है, हाथी बैंडो प्रथा कहा जाता है। चलिए अब जो है हम जो है किसकी बात करते हैं, विवाहों की बात करते हैं कि भील जनजाति में कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं। अभी देखिएगा, एक एक विवाह की जो है हम चर्चा करते हैं और समझते हैं। भगोरिया विवाह, तो बस आप इतना समझ लीजिएगा, भगोरिया विवाह जो है एक प्रकार का कैसा विवाह है, प्रेम विवाह है। ये कैसा विवाह है, भगोरिया क्या होता है, एक त्योहार होता है। ये होली के 8 दिन पहले जो है आयोजित किया जाता है भगोरिया त्योहार। और उस त्योहार में जो विवाह संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं, भगोरिया विवाह कहते हैं। इसे प्रेम विवाह या हरण विवाह भी कह सकते हो, या इसी को अपहरण विवाह भी कहा जाता है, अपहरण विवाह भी कहा जाता है। जो कि अभी मैं आगे चल कर के भगोरिया उत्सव को बहुत डिटेल से मेंस लेवल पर भी बताने वाला हूँ, तो आप क्या करेंगे, उसे ध्यान से वहाँ पर समझेंगे, वहाँ पर विवाह भी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है, भगोरिया विवाह का मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, जब भगोरिया उत्सव होता है उस दौरान होने वाला विवाह क्या है, भगोरिया विवाह। भगोरिया का मतलब ये कभी नहीं मतलब भाग गए, तो भागना ही होता है मूल रूप से, मतलब ऐसा ही है कि भागना ही होता है। अब कैसे भागते हैं बात करेंगे, बहुत अच्छे इसमें फोटो भी इसकी दिखाऊंगा भाई, देखेंगे हम इंटरनेट से जुड़ते हुए चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्या, क्योंकि संस्कृति है, संस्कृति को जितना बारीकी से पढ़ा जाए उतना ही दिल में उतरती है, तो मैं वो उतारने का प्रयास करूंगा। दूसरा है नातरा विवाह, दूसरा विवाह कौन सा है, नातरा विवाह है। तो भील जनजाति में प्रचलित है नातरा विवाह। अब नातरा विवाह में क्या होता है, इसे ध्यान रखिएगा, दूसरा नाम इसे देवर विवाह भी कह दिया जाता है। कौन सा विवाह कहते हैं, देवर विवाह भी कह देते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए भगवान न करे ऐसा जो है किसी के साथ में हो कि ए नाम का एक जो है व्यक्ति है और बी नाम की जो है क्या है लड़की है, और इसका क्या होता है, इस व्यक्ति के साथ में विवाह होता है, ठीक है। इसका विवाह संपन्न होता है, आगे चल करके 4 वर्षों की बाद में जो क्या हो जाती है, किसी दुर्घटनावश जो है इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जो है ये औरत क्या हो जाती है, ये महिला मतलब जो है तो विधवा हो जाएगी, क्योंकि हमारी संस्कृति में शब्द का प्रयोग किया जाता है, शायद पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, मतलब तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस औरत का विवाह जो है घर में जो इस लड़के का जो छोटा भाई होता है उससे क्या करवा दिया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, विधवा विवाह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नातरा विवाह को ही विधवा विवाह कहा जाता है। इसे देवर विवाह भी कह देते हैं, क्योंकि जो चूंकि पहले क्या है, इस औरत का ये व्यक्ति क्या रहा होगा जिससे शादी हो जाएगी अगली बार में, तो वो देवर रहा होगा, तो जो लड़का है इसका छोटा भाई होता है उसकी शादी हो जाती है। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आई भरायण विवाह। तो आई भरायण विवाह भी भील जनजाति में प्रचलित है। ये विवाह कैसा होता है, तो यूँ मान लीजिएगा कि जो कमजोर आर्थिक दृष्टि से जो है हर परिवार सक्षम नहीं होता है, तो कुछ महिलाएं या पुरुष ये परिवार जो है क्या होते हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, क्योंकि उनके पास में भी क्या होगी, लड़की होगी, लड़की का भी क्या है, ये नियम है भाई कि जो है विवाह होता ही है, चूंकि ये जो है हमारी परंपरा है, तो वो उसका भी विवाह होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर वो व्यक्ति विवाह करने में सक्षम नहीं है, यानी कि जो खर्च उठाने में सक्षम नहीं है विवाह का, तो ऐसी स्थिति में जो क्या करती है, वो लड़की जो है, वो लड़की जो है आ जाती है किसके घर में, लड़का के घर में आ जाती है। तो आई भरायण विवाह जो है बाद में फिर क्या करते हैं, लड़के वाले जो है उस लड़की के घर में जाते हैं और जो कपड़ा है या कुछ अन्य जरूरत की सामग्री है उसको देते हैं, फिर जो है वो विवाह संपन्न हो जाता है। इसी को आई भरायण विवाह कहा जाता है। चलिए अगली बात करते हैं, गोल गधेड़ों विवाह है। तो ये भी जो है आपको भगोरिया उत्सव के दौरान ही समझ में आएगा, या फिर यहीं पर समझना हो तो समझ लेते हैं। गोल गधेड़ों विवाह, तो जब भगोरिया होता है तो भगोरिया में एक था पहले जो मतलब 3 चरणों में होता है भगोरिया भी, हम इसको देखेंगे। 3 चरणों में होता है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो दूसरे चरण में सबसे पहले क्या होता है, भगोरिया में जो है गेहर नृत्य किया जाता है, इसको भी समझेंगे गेहर नृत्य। और गेहर नृत्य के बाद में जो है गुलालिया होता है, क्या होता है, गुलालिया होता है, इसको भी समझेंगे। और गुलालिया के बाद में फिर क्या होता है, गोल गधेड़ो होता है। क्या होता है, गोल गधेड़ो होता है, एक कार्यक्रम है। गोल गधेड़ो में क्या है, लड़कियां जो है आसपास घेरा बना कर खड़ी हो जाती हैं और एक बीच में जो है खंभा गाड़ा जाता है, एक बीच में खंभा गाड़ते हैं। इस खंभे में ऊपर जो है गुड़ लगाया जाता है, उस खंभे में बहुत सारा तेल लगाया जाता है, मतलब चिकना बना दिया जाता है।
फिर जो है लोग इसमें चढ़ते हैं ऊपर, जो है लड़के जो है इसमें क्या करते हैं, चढ़ते हैं। जो व्यक्ति इसमें चढ़ जाता है, ऊपर का ये वाला गुण ले आता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, इस प्रतियोगिता को जीत जाता है। फिर वह जो है किसी भी लड़की से इसमें जो है विवाह कर सकता है। तो ये विवाह कौन सा होता है, गोल गधेड़ों विवाह से परीक्षा विवाह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक प्रकार के टेस्ट होता है कि जो कोई इस ऊपर से जो है वो सामान ले आएगा वही जो है जीतेगा। इसे जो है इसमें गधे की तरह मेहनत करना पड़ता है गोल घेरे में, इसमें जो है खंभे में, तो इसलिए जो है इसे गोल गधेड़ों कहा जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। तो इनकी कभी जो है गूगल में फोटो वोटो डाल करके वगैरह देखते रहा करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ज़रूरत पड़े तो वीडियो भी इनके जो है ढूंढिएगा, वैसे मैं ढूंढता रहा भाई, कॉपीराइट से बचने के लिए मैंने यहाँ पर प्रयोग नहीं किया हुआ है। तो फोटो अभी देख लेंगे हम। गोल गधेड़ों विवाह जो है ये परीक्षा विवाह। धारणा विवाह क्या हो जाता है, जैसे कि एक पुरुष है जिसका क्या है विवाह हो चुका है और उसको कोई दूसरी लड़की क्या जाती है, पसंद आ जाती है, जिसका विवाह नहीं हुआ है। क्या? एक ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह हो चुका है, ये विवाहित है, और एक ऐसी कन्या है जिसका जो मतलब विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित है। अब इस व्यक्ति को जो है ये कन्या क्या हो जाती है, पसंद आ जाती है। तो ये कन्या को क्या करेगा, अपने घर में ले आएगा, और ले आने के बाद में जो है समाज में क्या होगा, झगड़ा होगा। क्या होगा? झगड़ा होगा। अब ये झगड़ा का मतलब लड़ाई वाला झगड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। झगड़ा एक प्रथा है और झगड़ा देना पड़ता है। ये व्यक्ति क्या करेगा, झगड़ा देगा, पंचायत के सामने जो है क्या करेगा, झगड़ा देगा। यानी कि कुछ है राशि के रूप में जो है ये जुर्माना देगा, और फिर जो है वो लड़की को वहाँ पर रख सकता है, मतलब उसका विवाह हो जाएगा। अब ये झगड़ा कितना होता है, कहीं 2 लाख होता है, कहीं 4 लाख होता है, कहीं 50,000 होता है, जैसे जो कुछ है उस हिसाब से होता है। बाद में इसकी शादी हो जाती है। तो ये कौन सा विवाह होता है, धरणा विवाह होता है। लुगड़ा लाड़ी विवाह, यह भी ध्यान रखिएगा, एक प्रकार के विवाह का प्रकार है। अब जैसे मान लीजिएगा एक भाई ये है, एक भाई जो है दूसरा है, एक भाई क्या है, तीसरा है। तो ये जो है सबसे बड़ा वाला भाई है, नंबर एक दूसरा वाला भाई है, एक तीसरा वाला भाई है। ठीक है। अब इस व्यक्ति का जो है विवाह हो चुका है, मतलब इसका विवाह संपन्न हो गया। अब जरूरत है कि मतलब किसका विवाह होगा, क्रम के हिसाब से किसका विवाह होना चाहिए, दूसरे नंबर वाले भाई का विवाह होगा। लेकिन इस भाई को जो क्या है ज़्यादा जल्दी है उस विवाह की, या फिर जो भी है अपना प्रेम प्रसंग शायद रहा होगा। तो ये व्यक्ति क्या करता है, कहता है पहले मेरी शादी कर दो। तो बीच में जो क्रम छोड़ करके क्या कर दिया गया, इसका विवाह जो संपन्न कराया जाता है उसे लुगड़ा लाड़ी विवाह कहते हैं। ये जो लुगड़ा शब्द है ये पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, और लाड़ी शब्द जो है ये फीमेल के लिए जो है प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार का शब्द जो है मिलता है देखने को। तो ये वाला विवाह क्या कहलाता है, लुगड़ा लाड़ी विवाह कहलाता है। ये सभी विवाह किसमें प्रचलित हैं, भील जनजाति में है। और भी विवाह हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से जो खास लगे मुझे उन पर चर्चा की। चलिए आगे चर्चा करते हैं। और अगला है हमारे पास में भगोरिया के प्रमुख नृत्य और गायन देखते हैं। तो भील जनजाति के प्रमुख नृत्य गायन देख लेते हैं। और नृत्य गायन में जो है एक है आपका डोहिया नृत्य, जो कि भगोरिया उत्सव के दौरान किया जाता है। जो शुरुआत में होता है ये कौन सा होता है, डोहिया नृत्य होता है भगोरिया के दौरान में। फिर है गेहर नृत्य, ये भी भगोरिया में होता है। और ये कैसा होता है कि भगोरिया में कई दल आते हैं भाई, जब मेला लगता है, भगोरिया का उत्सव होता है, तो उस उत्सव में जो है मान लीजिए एक जो है ए गांव से एक दल आया हुआ है, एक बी गांव से दल आया हुआ है, एक सी गांव से दल आया हुआ है। तो हर दल के जो है जब जैसे ही मेला में प्रवेश करते हैं सभी लोग, तो क्या है जब एक दूसरे को देखते हैं तो बढ़िया धुन के साथ में, ढोल नगाड़ों के साथ में जबरदस्त डांस करते हैं, अपना अपना प्रदर्शन बेस्ट दिखाते हैं। इसमें जो है सामूहिक नृत्य होता है, ये इसी को कहते हैं गेहर नृत्य। अभी आगे इसको भी समझेंगे। गरबी नृत्य जो है ये दीपावली के उत्सव पर जो है भील जनजाति में किया जाता है। और हाथी मारा नृत्य जो है ये विवाह में जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। और हाथी मना वैसे भी आप देख चुके हैं, हाथी बैंडो प्रथा देखी हुई थी विवाह से संबंधित, ये भी विवाह में होने वाला नृत्य है। और इसमें जो पुरुष जो है क्या करते हैं, घुटनों के बैठ पर जो है तलवार चलाते हुए क्या करते हैं, नृत्य करते हैं घुटनों के बल बैठ कर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखना है आपको, थोड़ा सा ये गीत देख लीजिएगा। रेलो गीत और सुबंतिया गीत दो जो है इसमें भील जनजाति में प्रचलित हैं। चलिए अब इनके पर्व और त्योहार देखते हैं। और जो हमारे पास में सबसे पहला है वो है भगोरिया उत्सव, इसी को समझते हैं। भगोरिया उत्सव को जो है ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा। अभी मैं चित्र भी इनके दिखाऊंगा थोड़ा सा। शायद डाउनलोड तो नहीं किया हुआ, देखेंगे गैलरी में डले होंगे तो थोड़ा सा देख लेंगे। भगोरिया पर्व देखिएगा। तो भगोरिया पर्व जो कि पहले पढ़ लेते हैं ताकि चित्र देखने में आप जो है ज़्यादा क्लियरिटी कर पाएंगे वास्तविकता क्या है। तो भगोरिया पर्व जो है पहली बात ध्यान रखिएगा, होली के एक सप्ताह पूर्व होता है। कब होता है ये, 7 दिन तक चलने वाला पर्व है, जो कि होली के 7 दिन पहले होता है। ये रंगों वाला त्यौहार है, ध्यान रखिएगा। तो जिस प्रकार से
होली जो है कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रेम प्रसंग का प्रतीक माना गया है। कुछ इसी प्रकार से जो है होली उसमें भी रंगों का पर्व है। और भगोरिया होली के जो है 7 दिन पहले होने वाला पर्व है। प्रश्न पूछा गया है किस महीने में होता है, और ये वाली डेट भी पूछा गया है ये किस महीने में होता है, यानी कि ये हिंदी कैलेंडर का है, ये इंग्लिश कैलेंडर का है। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी कैलेंडर में फागुन माह में होता है, इंग्लिश कैलेंडर में मार्च महीने में होता है। 7 दिवसीय पर्व है, होली के 7 दिन पहले किया जाता है। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो है भीलों का क्या है, 7 दिवसीय प्रणय पर्व है। कौन सा पर्व है फ्रेंड्स, प्रणय पर्व, क्योंकि इसमें क्या होता है, विवाह होता है, इसलिए क्या है, प्रणय पर्व है, ध्यान रखेंगे। ये इसमें जो है भगोरिया जो पर्व है ये ध्यान रखिएगा, भील जनजातियों के लगभग जो है हर गांव में होता है, यानी कि कह 200 500-500 गांवों में होता है भाई। कई जिलों में भील जनजाति बसी हुई है, तो हर जनजाति में मतलब हर गांव में जो है ये भगोरिया पर्व आयोजित किया जाता है। जैसे तो अलग अलग स्थानों में होता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो भगोरिया पर्व मनाया जाता है वो कहाँ पर, बालपुरा का भगोरिया जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली बात है हमारे पास में भगोरिया में कितने चरण होते हैं। तो आप कहेंगे कुल जो है कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है कि पहले चरण को जो है तिहवारिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिहवारिया कहा जाता है। प्रथम चरण को क्या कहते हैं, तिहवारिया कहा जाता है। तिहवारिया त्योहार से संबंधित शब्द है। और इस चरण में क्या करते हैं कि ये जो है जो 7 दिन का मौका होता है उसके प्रथम दिन पर होता है। और इसमें जो है दुकानें लगती हैं, और दुकानें लगने के बाद जो भी भगोरिया में क्या है, मेला लगना है, तो क्या करेंगी महिलाएं, बढ़िया साड़ी खरीदेंगी, गहने खरीदेंगी, चप्पल जूता जो भी लगना है सजने का सामान, वो सभी चीज़ें जो है यहाँ पर क्या की जाती हैं, एकत्रित की जाती हैं। गुलाल उलाल वगैरह खरीदी, क्योंकि गुलालिया होगा तो भाई गुलाल लगेगा, रंग लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आवश्यक सामग्री खरीदी जाती है इस चरण में, ठीक है। दूसरा चरण जो होता है यह जो है सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसी को जो है भगोरिया कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, कल्पना कीजिएगा हम जो है एक भगोरिया यहाँ पर बना रहे हैं, बाद में चित्र में देख लेंगे। मैं यहाँ पर भगोरिया जो है बना रहा हूँ, मान लो ये जो है मेला का जो है क्या है, एक प्रोग्राम है। इसमें जो है एक दल ये है जो दूसरे गांव से आया हुआ है, एक दल जो है ये है, एक दल ये है, एक दल ये है, और एक दल ये है। इन दलों को क्या कहा जाता है, गेहर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन दलों को क्या कहते हैं, इन दलों को जो ही क्या कहा जाता है, गेहर कहा जाता है। ये सभी लोग जो है यहाँ पर मेला में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करेंगे, और ये ऐसे नहीं जाएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ में जो है ये लोग आते हुए हैं। अब इस मेला में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर यूँ मान लीजिएगा भाई दुकानें लगी हुई हैं, कुछ दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, झूला वूला वगैरह यहाँ पर ऐसे जो है दुकानें लगी हुई हैं। और बीच में जो है क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ यहाँ प्रोग्राम होता रहता है, बीच में जो है यहाँ पर प्रोग्राम होता है। अब ये लोग जहाँ पर आएंगे, जैसे ही मेले में प्रवेश करेंगे, इन्हें जो क्या कहा जाता है, गेहर कहा जाता है, इन्हीं को शायद गेहर कहते हैं। तो समूह में होते हैं, ये जो है समूह में होते, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, पुरुषों भी होते हैं, ढोल नगाड़ा सब कुछ होता है। तो ये अंदर जो है प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही एक दल दूसरे दल से मिलता है, ये क्या करते हैं, अपना बढ़िया डांस का खतरनाक प्रदर्शन करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, गेहर नृत्य कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ये प्रवेश करते हैं भगोरिया में, तो जो सामूहिक नृत्य होता है उसी को क्या कहा जाता है, गेहर नृत्य कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब गेहर नृत्य होता है, अब इसमें भाई कुछ लड़के भी होंगे, कुछ लड़कियां भी होंगी। तो इसमें क्या करते हैं कि गुलालिया होता है, फिर क्या होता है, गेहर नृत्य के बाद में क्या होता है, गुलालिया होता है। जब दूसरे एक दूसरे के चरण जो है मिलेंगे, देखेंगे, बैठेंगे, तो क्या होंगे, अब जो जिसकी पसंद है, तो इसमें क्या करते थे हैं कि जो लड़के होते हैं वो क्या है, लड़कियों को जो है गुलाल लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, गुलाल, गुलाल जो है लगा देते हैं। और कई लोग जो है रंग भी लगाते हैं, तो रंग भी लगाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, गुलालिया इसे कह देते हैं। अब लड़की जो है क्या कर देती है, कुछ लड़कियां जो है शर्मा करके भाग जाती हैं, जी हाँ। और कुछ जो है वापस से रंग लगाती हैं। तो जो मतलब शर्मा करके भाग जाती हैं उसका ये प्रतीक होता है कि मतलब वो लड़की भी जो है इससे सहमत है, और उनका विवाह जो है बाद में क्या है, करवा दिया जाता है। अब कुछ जो है क्या हो जाएंगी, कुछ रिप्लाई कर देंगी, खतरनाक रिप्लाई कर देंगी, तो फिर क्या हो जाता है, ऐसा हालांकि होता नहीं है भाई, पहले से चीज़ें व्यवस्थित वहाँ पर कुछ रहता होगा, जो पटेल अटेल वहाँ के हैं, प्रशासक वर्ग है, वो उनकी कोई ना कोई जिम्मेदारी रहती होगी, वो काम करते होंगे अपने हिसाब से। मुझे इतनी गहराई पता नहीं, मैं समझाने के लिए शब्द जो है प्रयोग में ले रहा हूँ, और ये एक सीमित मुझे जानकारी है। तो आप परीक्षा को दृष्टिकोण को ध्यान रखिएगा, चूंकि इंटरेस्टिंग बन सके इसलिए मैं शब्द बीच बीच में प्रयोग कर देता हूँ। तो गुलालिया हुआ, तो गुलालिया में क्या है, मतलब कि उनका प्रणय हो गया, यानी कि संयोग हो गया, इसे प्रणय पर्व इसलिए कह दिया जाता है। गुलालिया के बाद में अब कुछ लड़कियां हैं भाई कि हमें ऐसे साधारण जो है लड़का नहीं चाहिए, बढ़िया एक्सपर्ट होना चाहिए, बढ़िया मतलब बाहुबली होना चाहिए, बॉडी बिल्डर वाला होना चाहिए। तो वो जो है गोल गधोड़ो उनके लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।
तो यहाँ पर जो क्या होगा, गोल गधेड़ो प्रतियोगिता होगी। इसमें जो है लड़कियाँ जो है अपना इस प्रकार से घेरा बना कर खड़ी हो जाएंगी, और इसमें जो है क्या होगा, मतलब लड़के जो है यहाँ पर कोई सामग्री रखी जाएगी, जो कोई इस खंभे में चढ़ कर के इसको ले आएगा वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। फिर जो है लड़कियां अपना चुन लेती हैं, या फिर वो लड़का को जो है स्वतंत्रता होती है किस लड़की से शादी करना चाहता है। तो ये क्या है, भगोरिया है, ये जो है बीच का पर्व है, यानी कि दूसरा चरण है। और फिर जो है अंतिम चरण जो होता है वो होता है उजाड़िया होता है। उजाड़िया का मतलब मेला खत्म होने का अवसर होता है, और ये जस्ट जो है होली के दिन होता है। और ये अंतिम चरण है, इसमें जो है लोग जो है साल भर के लिए अपनी जो है वर्ष भर के लिए जरूरत की सामग्री खरीदते हैं। तो ये कौन सा पर्व हो जाएगा आपका, उजाड़िया हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा जो मैं इसे दिखाने के लिए कुछ देखते हैं भाई, कहाँ मिलेंगी फोटो हमें। चलिए उम्मीद है जो है आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे। तो ये वाला जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये देखिएगा ध्यान से। चलिए पहले अम, ये जैसे इसको समझते हैं, पहले देखिएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो है एक दल आया हुआ है, जो है ये जो इनके द्वारा सामूहिक सभी के द्वारा नृत्य किया जा रहा है। तो इस नृत्य को हम क्या कहेंगे, इस नृत्य को क्या कहेंगे, भगोरिया का मतलब जो है दूसरा चरण है। कौन सा चरण है, ये भगोरिया का जो है आपका दूसरा चरण है। ये भगोरिया का जो है आपका मयूं मानिएगा जो है ये दूसरा चरण है। और इस दूसरे चरण में जो है कौन सा नृत्य कर रही हैं, ये गेहर नृत्य कर रही हैं, जो है समूह के रूप में कौन सा नृत्य कर रही हैं, गेहर नृत्य कर रही हैं जो है। चलिए तो आई होप जो है गेहर नृत्य आप समझे होंगे। आगे चल करके दूसरा दल मिलेगा, इसमें जो है सभी लोग होते हैं। देखिएगा इनकी वेशभूषा भी आप जो है देखने का प्रयास कीजिएगा, विशेषताएं आपको जो मेंस वगैरह में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो है एक दल है। अब इधर देखिएगा, इधर भी बहुत सारे, इसमें यूँ मान लीजिएगा ये जो है बहुत सारे दल हैं जो अलग अलग गांवों से आए हुए हैं। एक दल ये है, एक दल जो है ये है, और एक दल ये है, और ये मान लो कोई दूसरा दल है। तो ये सभी क्या है, एक दूसरे से मिलते हैं और जो है वहाँ पर क्या करते हैं, अपना नृत्य करते हैं। जो नृत्य होता है समूह के रूप में उसे गेहर नृत्य कहा जाता है। अब अगली देखते हैं कुछ। ये व्यक्ति देख पा रहे हैं भाई, दादाजी है कोई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो क्या कर रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। तो ये गुलालिया का जो है एक चरण है जिसमें जो क्या किया जाता है, गुलाल लगाया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, व्यक्ति गुलाल लगा रहा है। इसका मतलब है इसकी शादी जो है यहाँ पर क्या होने वाली है, संपन्न होने वाली है। इसका जो है विवाह फिक्स हो गया। ठीक है। तो और ये दादाजी देखिएगा भाई साहब बढ़िया ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं। और तो ये जो है आप और भी गौर से देखिएगा, दीदी ज़्यादा खुश लग रही हैं। ठीक है। तो इनके गहने वगैरह देखिएगा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक सांस्कृतिक पहलू है। कई बार ये जो है ये शब्द पूछा जाता है, जो इनके ये हाथ में ये पहने हुए हैं कुछ, शायद बार ये एक बार प्रश्न एक गहने को लेकर पूछा गया है। अभी हम चर्चा करेंगे जब संस्कृति देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो इनके ये गहने भी पूछे जाते हैं। तो ये हाथ में जो ये पहने हुए हैं इनका ये जो गहना एक बार पूछा गया है। चलिए ये देखिएगा भाई, ये क्या है, गोल गधेड़ू प्रतियोगिता जो है यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इसमें अगर देख पा रहे हैं कौन सी प्रतियोगिता है, तो आप बताएंगे सर गोल गधेड़ू प्रतियोगिता है। गोल गधेड़ू ये भी जो है दूसरा चरण है, उसी के समय पर होती है गोल गधेड़ू। ये क्या है, उत्सव भी है, ये एक प्रकार का उत्सव भी है, ध्यान रखिएगा। और ये विवाह भी है एक प्रकार का गोल गधेड़ू। और इसी के दौरान भाई जब ये जीत जाते होंगे तो नृत्य भी होता है, तो इसी को गोल गधेड़ू नृत्य भी कहा जाता है। तीनों चीजें हैं। तो ये देख पा रहे हैं, ये जो है बीच में क्या है, खंबा है। इसमें लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। जो भी यहाँ पर डाली लगाई गई है शायद, या फिर जो भी लगाया जाता है तो उसको लेकर के आते हैं। यहाँ पर जो है लोग जो है देख रहे हैं, जब ये जीत जाएंगे, जो भी जीतेगा तो वह इसी का क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। तो ये चीज़ें आई होप आपको जो है समझ में आई होंगी। चलिए अब नहीं है आपके, तो ये जो है भील जनजातियों का ही एक समूह है जो कि तीर धनुष चलाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। चलिए ठीक है। अब जो है हम अपने वापस से जो है उस पीडीएफ पर चलते हैं, ताकि चीज़ें जो है, तो आई होप जो है आपको चीज़ें सभी समझ में आ गई होंगी। ये अब जो देखते हैं कि भील जनजातियों के अन्य उत्सव देख लेते हैं, जो अन्य त्यौहार हैं उनको देख लेते हैं। तो एक त्यौहार हमने भगोरिया उत्सव को बहुत डिटेल से समझने का, ये सर्वप्रमुख जो है त्यौहार है। कौन सा त्यौहार, भगोरिया त्यौहार। तो यहाँ पर आपने विवाह देखा, भले ही आपको जो है भोजन वगैरह नहीं मिला हुआ है, तो ये जो है देख लिया है, बस इतना ही काफ़ी। भोजन नहीं मिलता है, ऑनलाइन विवाह है ये। ठीक है।
तो गल उत्सव देखेंगे, अगला जो है गल उत्सव है। ध्यान रखिएगा, ये भील जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। किस चीज़ का सबसे बड़ा त्यौहार है? मनौती पर्व है, सबसे बड़ा मनौती पर्व है। और ये किस लिए जो है, ये होली के एक दिन बाद, होली के दिन क्या होता है, ये आपका उजाड़िया होता है, और होली के एक दिन बाद जो है ये त्यौहार किया जाता है। कौन सा? गल उत्सव। और यह जो है आई थिंक इनके एक देवता हैं, गल देव के संपन्न में संबंध में मतलब ये किया जाता है। और ये इनकी ऐसी कामना रहती है, मतलब मनोकामना रहती है, मांगते हैं ऐसा उनसे, अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो है जीवन के हर काम क्या हो, सिद्ध हों, तथा व्याधि यानी कि जो रोग होते हैं उन रोगों से हमारी क्या हो, रक्षा हो, पशुओं की रक्षा हो, हमारी रक्षा हो। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है ढोडी उत्सव। कौन सा उत्सव है? ढोडी उत्सव है। यह जो है वर्षा हेतु, ध्यान रखिए, जब वर्षा नहीं होती है यानी कि जैसे गर्मी हुई, गर्मी के बाद में क्या होती है, वर्षा का समय जो है शुरू होने वाला होता है, तो उस दौरान जो है ये ढोडी उत्सव शायद भर बाप देव यानी कि जो इनके इंद्रदेव होते हैं, इंद्रदेव होते हैं वर्षा के देवता, उनके लिए जो है ये क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उसमें जो उनकी पूजा करते हैं कि अच्छी वर्षा हो। नवाई पर्व जो है, जैसे इनका क्या होता है, धान की फसल आती है, तो धान की फसल आने के बाद जब पहली बार उन चावल का प्रयोग करेंगे, तो उन चावल का जब पहली बार प्रयोग करेंगे तो कौन सा उत्सव मनाएंगे? नवाई उत्सव, यानी कि नई फसल का प्रयोग करने पर ये मनाते हैं। फिर है नवाणी पर्व। ध्यान रखिएगा, नवाई उत्सव और नवाणी पर्व ये दोनों अलग अलग। नवाणी जो है एक प्रकार का इनका अनुष्ठान होता है, और मतलब ये जैसे आपने सुना होगा ना कि भूत प्रेत को जगाना, मसान को जगाना, बस में करना, बसीकरण, ऐसे जो इनका जो है तांत्रिक मांत्रिक वाला सिस्टम होता है, तो नवदुर्गा में ये पर्व होता है। और जो इनका कौन सा वर्क होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पुजारो बोलते हैं शायद, पुजारो, या फिर जो दूसरा व्यक्ति बड़ुआ बरुआ होते हैं वो क्या करते हैं इसमें जो है सहभागिता निभाते हैं। दिवासा पर्व की बात करें तो ये वर्षा जब शुरू हो जाती है, एक दो बार बरस जाता है, तो उस टाइम पर ये दिवासा पर्व मनाया जाता है और कामना की जाती है और अच्छी वर्षा हो। इंदल पर्व जो है ये संतान प्राप्ति के लिए जो है इंदल पर्व मनाते हैं। डोहा उत्सव जो है ये अपने जो गांव की इनकी कुल देवी होती है, जो खेर होती है, जैसे गांव है, जो भी इनका गांव होता है उसको क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। और गांव की बाउंड्री मान लीजिए यहाँ तक की जो है इतनी बाउंड्री है इस गांव की, तो बाउंड्री के अंदर जो रक्षा करने वाला देवता होता है उसे क्या बोलते हैं, खेर देव बोलते हैं, या खेर माता बोल देते हैं कई जगह। तो खेर देवी जो होती है उससे जो है मन्नत मांगते हैं, और इसके संबंध में डोहा उत्सव होता है ये। अगली बात करते हैं, ये हो गया। अब जो है हम धार्मिक जीवन में कुछ देख लेते हैं। इनके धार्मिक जीवन में जो है आपको देखना है क्या क्या, कि इनके प्रमुख देवता कौन से हैं, इनसे प्रश्न बनता है। और यहाँ भी बन जाता है, आपसे पूछे ये किस देवता को अपना संरक्षक मानते हैं। महादेव को जो है, महादेव का ही स्वयं को वंशज मानते हैं, अपना पिता भी महादेव को ही मानते हैं और संरक्षक भी मानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा किसकी ये पूजा करते हैं, तो अ, सर्प की जो है ये पूजा करते हैं, क्योंकि ये सर्प जो है ये मामा जो शब्द है, कई बार आपने गांव में सुना होगा कि सांप को जो है मामा कह दिया जाता है। तो ये सर्प की जो है पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं का शब्द है, सर्प को मामा कह देते हैं जब मतलब बहुत डरते हैं उनसे, सर्प से। क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं कि समानतः जो है इनकी जो रहन सहन जीवन शैली होती है ना, तो मतलब काफ़ी हद तक प्राकृतिक होती है। एक झोपड़ी में रहते हैं, सर्प यहाँ आसानी से आ सकता है, और मतलब इतना पक्का का आवास नहीं होता है इनका कि सब कुछ स्पष्टता से मतलब सटीक सुरक्षा हो सके। तो ये सर्प जो है सर्प और कुत्ता की पूजा करते हैं, मतलब जो डॉग होता है, कुत्ता ही, क्योंकि कुत्ता जो है बहुत सारी इनसे रक्षा करता है, वो जानवरों से रक्षा करता है, तो इनकी पूजा करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पवित्र पशु मानते हैं, किसे मानते हैं, घोड़ा को मानते हैं, ध्यान रखिएगा। जो इनकी भित्ति चित्रकला होती है पिथौरा, उसमें सबसे ज़्यादा जो है उसी को बनाते हैं। भीली ढाबा, अगर पूछ ले भीली ढाबा क्या होते हैं, तो ये पकी हुई मिट्टी से जो छोटे छोटे के मंदिर बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, भीली ढाबा कहा जाता है। छोटे मंदिर होते हैं भील जनजाति के। अब एक शब्द लिखा हुआ है मरुआ। मरुआ क्या होता है, जैसे भील जनजाति में जो भी लोग डेथ हो गई तो उनके क्या हो गए, उन्हें खाना खवाने के लिए पितरों के समय पर क्या दिया जाता है, जो पितृ होते हैं तो पितरों के समय पर उन्हें आमंत्रण दिया जाता है। तो आमंत्रण देने के लिए एक आवाज़ लगाते हैं, उस आवाज़ को क्या कहते हैं, मरुआ कहते हैं। मरुआ ऐसे मतलब बुलाते हैं उनको। अब इनके जो है कुछ है क्या, देखिएगा प्रमुख देवता देखिएगा। तो क्लास को थोड़ा सा बोरियत मत बनाइएगा, मतलब आराम से देखिएगा, ऐसा कि सीख रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि मतलब टारगेट पूरा करना जैसा काम मत कीजिएगा। सीखने के उद्देश्य से ऐसा कुछ काम कीजिए कि मतलब सीख रहे हैं, तो ये आपको जो है स्ट्रेस लेकर के नहीं देखना है, समझ रहे हैं। बाप देव जो है इनके प्रमुख देवता हैं, और ये बाप देव किस लिए हैं, ये इंद्र देव के समान इनके देवता होते हैं, जो वर्षा करने के लिए जो है संबंधित होते हैं। जितनी भी वर्षा होती है इनका ऐसा मानना होता है कि बाप देव ही वर्षा करवाते हैं। तो मैंने इंद्र देव लिख दिया है, जो कि हमारे यहाँ पर वर्षा से संबंधित है।
भीलर बाबा ये जो है इनकी क्या करते हैं, सर्प से जो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं सर्प से। भीलर बाबा का मंदिर जो है ये बड़वानी में है, एक बार प्रश्न पूछा गया है। राजा पंथा जो है इनके सबसे महत्वपूर्ण देवता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, तो आप ये बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न आता है कि भाई कौन सा देवता जो है किस जनजाति से संबंधित है। अगर कठिन प्रश्न पूछेगा तो गहराई पूछ सकता है कि इनका किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है। क्योंकि कार्य क्षेत्र में इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक चीज़ का डिटेल करने से मूल शब्द मुझे याद रहता है, ऐसा मेरा सिद्धांत है। तो मैं जो है उसका डिटेल कर देता हूँ ताकि मूल शब्द याद रहे। ठीक है, बाकी मेंस में शायद कभी आ जाए तो फिर उसको अच्छे से लिख पाएँ और संस्कृति के भाव को जो है आप समझ सकें। ऐसा थोड़ी ना कि शब्द बस याद कर लें याद हो जाएगा, भाव नहीं समझ में आता है वैसे में। अगली बात करते हैं। अगले देवता हैं इनके जो है कुहाजा देव हैं, कुहाजा देव। और कुहाजा देव जो है संपन्नता के प्रतीक है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कुबेर जो है, कुबेर से कुहाजा आप याद रख लीजिएगा, धन दौलत के प्रतीक माने जाते हैं कुबेर, वैसे ही जो है कुहाजा देव हैं इनके। औखा बाबजी, औखा बाबजी जो है ये क्या करते हैं, बीमारियों से रक्षा करते हैं इनकी, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। गल देव जो है तो ये नरसिंह भगवान का इन्हें अवतार मानते हैं, नरसिंह भगवान का स्वरूप माना जाता है। चोरण माता, तो जो लोग क्या होते हैं भील जनजाति में चोरी करने का काम करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, समाज में तो भाई लोग गाली देते होंगे शायद इन्हें, जो है भला भला बोलते होंगे, तो फिर ये क्या करते हैं, चोरण माता के यहाँ पर जाते हैं और कहते हैं माता जी क्या किया जाए, ये हमारा पेशा है। तो ये लोग जो क्या करते हैं, चोरण माता की पूजा करते हैं, जो चोरी करने वाला वर्ग होता है। अब भील जनजाति के आर्थिक जीवन में आप देखिएगा, आर्थिक जीवन से क्या क्या याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है भीलों की कृषि को क्या कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे। तो भीलों की कृषि को चिमाता कहा जाता है शायद, पर चिमाता जो है जो पहाड़ी क्षेत्रों में खेती होती है उसे चिमाता, और जो मैदानी क्षेत्रों में होती है उसे दहिया कहा जाता है। और ये कैसी खेती करते हैं, स्थानांतरण खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हैं, स्थानांतरण या झूम कृषि करते हैं, उसी के जो है ये नाम है चिमाता, भीलों में कहते हैं। ठीक है, अगला जो है प्रथा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। हलमा प्रथा कई बार पूछी गई है परीक्षा में। हलमा प्रथा क्या है, तो एक परस्पर सहयोग की प्रथा है। कैसी है, परस्पर मतलब गांव में क्या होता है, एक दूसरे का लोग सहयोग करवा देते हैं ना, तो वैसा ही है सहयोग की प्रथा। जैसे क्या है, इस व्यक्ति का खेत रह गया है, मतलब खेत कटा नहीं हुआ है और जो है लेट हो गया है, सब लोग मतलब कट गया है सभी का, तो फसल इसकी नुकसान हो रही है, तो गांव के लोग क्या करेंगे, सभी लोग मिल करके इसको जो है कटवा देंगे, तो इसे क्या कहते हैं, हलमा प्रथा कहते हैं। अब यह प्रथा जो है पहले पुराने ज़माने में जब मतलब प्राचीनता का समय होता था, तो उस टाइम पर सभी लोग जो भीलों के लोग मिल करके क्या करवाते थे, तालाब बनाते थे। क्या बनाते थे, तालाब बनाते थे। मतलब कि सभी लोगों के लिए क्या हो जाएगा, पशुओं के लिए पानी हो जाएगा, और मतलब गांव के लिए सिंचाई सिंचाई वगैरह के लिए पानी हो जाएगा। तो गांव के जितने भी भील होते थे सभी लोग मिल करके क्या करते थे, तालाब बनाते थे। तो ये जल संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अभी भी जो है ये बना रहे हैं ऐसा। बाद में जो है सरकार ने, पीएम मोदी जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है, पीएम मोदी जी ने मन की बातों में इसका जिक्र किया, और फिर बड़े बड़े लोग जो इसमें आए तो सहयोग दिया, तो ये प्रथा फिर से चालू हो गई है। ऐसे ही 2005 में जो है इस प्रथा को बनाए रखने के लिए एक शिव गंगा नाम का जो है एनजीओ मध्य प्रदेश में बनाया गया था। तो इंटरव्यू वगैरह में ऐसे जो प्रश्न हो जाते हैं जो जनजातियों पर, अगर भील जनजाति के हैं आप, तब जो है चर्चा हो जाती है। जैसे आपसे प्रश्न ऐसा पूछा गया कि आप मान लीजिए कि भाई कल के दिन अधिकारी बन जाते हैं, तो आप कृषि के लिए क्या काम करेंगे, ऐसे कौन से कुछ तरीके बताइएगा जो प्राचीन परंपरागत पद्धतियाँ चल रही हैं उनको पुनः जीवित करके जो है लोगों का सहयोग कर सके। तो आप से मतलब बताएंगे बहुत सारी बातें, तो फिर अंत में पूछेंगे क्या ऐसा कोई उदाहरण है जो हमारे इतिहास में या मध्य प्रदेश में चलता हो, तब जो है आप जो है इन चीज़ों का जिक्र कर पाएंगे कि हाँ है, और ऐसा जो किसने किया हुआ था। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम है महेश शर्मा, ध्यान रखिए, महेश शर्मा, हर्ष चौहान, ये दो व्यक्तियों ने मिल करके वर्ष 2005 में जो है शिव गंगा नाम का एक एनजीओ चलाया था। और इस एनजीओ के माध्यम से जो भीलों में हलमा प्रथा चलती थी, जल संरक्षण से संबंधित है, उसमें जो है उसको पुनः जीवित किया हुआ है। महेश शर्मा से जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि झाबुआ का गांधी किसे कहते हैं। तो गांधियों के लिए जो है झाबुआ जिले के भीलों के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है लोक कल्याण के लिए, तो इसलिए इन्हें झाबुआ गांधी कहा जाता है। और हर्ष चौहान जानते हैं, ये वो व्यक्ति हैं, इंदौर के हैं, और एसटी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा इनका, हलमा प्रथा हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में एमपीपीएससी मेंस में आ सकती है, दो नंबर में आ सकती है, प्री में भी। प्री में पूछा गया है कि हलमा प्रथा से वह किससे संबंधित है, ऑप्शन में जल संरक्षण दिया हुआ था। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला है भील जनजातियों का व्यवसाय क्या है। तो आपसे पूछे इनका प्रमुख व्यवसाय जो है, अधिकांश लोग खेती ही करते हैं, कृषि है। और जो है कुछ लोग मतलब शिल्प कला करते हैं, जोबट की जो है पुंजादरी बनाने का काम करते हैं। जोबट अलीराजपुर में पड़ता है, तो वहाँ के लोग जो है पुंजादरी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है पुंजादरी किस जनजाति में प्रचलित है।
तो एक प्रकार की दरी है जो ज़मीन में बिछाने की चटाई के समान होती है, वैसे जो है परंपरागत रूप से बनाने की कला है और पुंजा दरी बनाई जाती है, जोबट में खूब फेमस है ये। ऐसी ही दरी, ध्यान रखिए गलती मत करिएगा, ऐसी ही दरी पुंजा दरी सीधी जिले में भी क्या है बनाई जाती है। तो सीधे जिले की जो पुंजा दरी है उसको क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन जोबट कई को नहीं मिला है। तो आप ध्यान रख, सॉरी मैंने क्या बताया, जीआई टैग बताया हुआ है। जो सीधी जिला की पुंजा दरी है उसे ओडीओपी में सिलेक्ट किया गया है। किसमें, ओडीओपी में सिलेक्ट किया गया है। तो कहाँ की जो है दरी ओडीओपी में सिलेक्ट किया गया है, तो कई लोग लगाएंगे भाई जोबट में पुंजा दरी प्रचलित है तो अलीराजपुर में होगा, तो नहीं, सीधी की सिलेक्ट की गई है, यहाँ की नहीं हुई है। और जो है आपको ध्यान रखना है कि जो नीमच जिला है, ऐसे भील जनजाति में जो नीमच में निवास करते हैं लोग भील जनजाति को, उसमें जो है नंदना प्रिंट प्रचलित है। और नंदना प्रिंट क्या है कि जो कपड़े होते हैं, कपड़े में जो है पेंटिंग करने की कला है, इसमें जो फूल जैसी संरचना चित्र बनाया जाता है, सांचे से चित्र बनाया जाता है, उसे नंदना प्रिंट कहते हैं। अब जो है इसमें कुछ काष्ठ शिल्प भी प्रचलित है, मतलब कि काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी से जो है कुछ सामान बनाने की कला प्रचलित है। जैसे दिवांडिया होते हैं, तो जो दीपक होता है दीपावली के समय पर रखा जाने वाला दीपक, जो स्टैंड होता है, दीपक स्टैंड है, उसको जो है लकड़ी से बनाया जाता है। तो दिवांडिया क्या होता है, दीपक रखने का एक स्टैंड है जो लकड़ी से बनाया जाता है। ये सब काष्ठ शिल्प के उदाहरण है। ऐसे ही मुहालदा जो होता है, तो ये भी एक प्रकार का स्टैंड ही है। और ये कैसा है, जैसे पानी का घड़ा जिसमें आप रखते हैं, वर्तमान में शायद लोहे का स्टैंड हमारे यहाँ पर ज़्यादा चलता है पानी का घड़ा रखने के लिए, वैसे ही भीलों में लकड़ी का स्टैंड चलता है, उसे मुहालदा कहते हैं। और जो थाला क्या होता है, थाला वो चीज़ होती है जैसे कि जो आटा चक्की है, जहाँ पर आटा चक्की को मतलब गाड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर स्टैंड जो आटा चक्की का स्टैंड होता है, जैसे यहाँ पर आटा चक्की लगी हुई है इस प्रकार से, तो जो यहाँ पर ये नीचे जो सामान लगा हुआ है, ये लकड़ी का सामान जो है होता है। ऐसे थाला जो है आटा चक्की का स्टैंड होता है दिवांडा दीपक का, और मुहालदा जो है ये पानी रखने का बर्तन का स्टैंड होता है। तो ये जो है क्या है, मतलब व्यवसाय है, ये भी एक धंधा है, इसमें बहुत सारे सामान लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। चलिए अगला जो आपको ध्यान रखना है, ये नोट करके है कि प्रथम आदिवासी सामुदायिक रेडियो केंद्र, तो आदिवासियों की कला और संस्कृति को जो है क्या करने के लिए, सभी जगह प्रचारित करने के लिए रेडियो स्थापित किए गए हैं। और मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहला ऐसा रेडियो जनजातियों के लिए, भीलों के लिए स्थापित किया गया था, जो कि भावरा गांव अलीराजपुर में है, याद रखना है। अब जो है कुछ जनजातीय व्यक्तित्व ध्यान रखिएगा। अब जनजातीय व्यक्तित्व में आपको कौन सी बातें ध्यान रखना है, आप ध्यान रखेंगे जैसे कि आप ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहला है सेवाराम भील। अभी हम इन्हें अलग से भी पढ़ेंगे जब स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पढ़ेंगे। तो सेवाराम भील जो हैं, ये 1817 में जो क्या किया हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भील विद्रोह किया हुआ था। टांटिया भील, टांटिया भील 1857 की क्रांति में जो है योगदान दिया हुआ था, और इनका जो शहीद दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर 1889 को, जबलपुर में जो है फांसी दी गई। एक बार फिर से कह रहा हूँ, यहाँ सिर्फ नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभी डिटेल से हम और अच्छे से पढ़ेंगे इन्हें अलग से। भीमा नायक और खांचा नायक, ये 1857 की क्रांति में जो योगदान दिया हुआ था। पेमा फात्या और ये भूरी बाई जो है, ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इन्हें जो है पद्मश्री भी मिल चुका है भूरी बाई को, और ये चित्रकला से संबंधित हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी क्या हो गई, क्लास हो गई। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं, इसी क्लास पर आधारित क्वेश्चन का टेस्ट, चूंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत सटीकता से जो है चीज़ों को समझ पाते हैं। हर शब्द में जो है क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है जब आप यहाँ पर देख लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर अनुभव करेंगे। तो जुड़िएगा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं पर आपको ये नोट्स भी सभी मिलते रहेंगे। तो आप ज़रूर जुड़िएगा, नोट्स जो है आपको ये मिल जाएगा। अब थोड़ी सी चीज़ें जो है आपको समझना है यहाँ पर, वो कौन सी चीज़ है। एक प्रश्न था आपका जो है शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, सभा समिति को लेकर के, किसको लेकर के, सभा और समिति को लेकर के जो है आपका एक प्रश्न था। तो देखिएगा, ये जो क्या होती थी सभा और समिति, यूं मान लीजिएगा ये राजा है, कौन है, ये जो है राजा है, और राजा की सहायता के लिए जो है दो संस्थाएं होती थी। क्या होती थी, राजा को सहायता के लिए क्या होती थी, दो संस्थाएं होती थी। वो कौन कौन सी हैं, एक संस्था ये है और एक संस्था ये है। इनके नाम क्या होते थे, तो याद रखिएगा, जो एक संस्था है, एक का नाम था आपका, एक का नाम था क्या, सभा, और एक का नाम था समिति। क्या नाम था, एक का नाम था समिति। और ये जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी, राजा को हर मामले में सलाह देते थे,
हर मामले में जो है शासन, इसमें जो है सभा में जो है ये समानतः राज्यसभा के समान होती थी और यह जो है वर्तमान में लोकसभा के समान होती थी। यानी कि इसके सदस्य जो है चुन कर के आते थे गांव से, ये शहर जहाँ भी से, और इसमें जो है समाज के जो है वयोवृद्ध लोग यानी कि श्रेष्ठ लोग रहते थे जिनके पास में जीवन का बहुआयामी अनुभव है। सीधा सा मतलब है दादाजी जैसे लोग जो है यहाँ पर रहते थे। दादाजी का मतलब गुंडा दादाजी से नहीं है, मतलब जिनके पास में बहुत ज़्यादा अनुभव है, जो मतलब ज़्यादा उम्र के लोग हो चुके हैं। ये क्या करते थे, राजा को जो है सलाह देते थे, शासन होता था। अब इनका जब है सर्वप्रथम जो है इनकी जानकारी कहाँ पर मिलती है, ऋग्वेद में देखने को मिलती है। आई थिंक इसका जो है 8 9 बार जो है इसके लिए शब्द आया हुआ है, सभा शब्द ऋग्वेद में, और समिति शब्द जो है 8 बार आया हुआ है। ये ऋग्वेद में सबसे पहली बार जो है जानकारी मिलती है। आगे चल करके इनका महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या हो गया, इनका महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद, जो सबसे बाद में लिखा गया वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में इनके लिए एक कोटेशन आया है, और क्या कहा गया है इसमें जो है प्रजापति की क्या कहा गया है, इन्हें 2 पुत्रियां कहा गया है। अब प्रजापति कौन होता था, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो और बेहतर समझेंगे आप। जो प्रजापति होते थे, जो भगवान को कहा गया है, भगवान विष्णु के लिए प्रजापति शब्द आया हुआ अथर्ववेद में। यानी कि जो है भगवान की पुत्रियां हैं 2 ये। इसका मतलब क्या है कि यह जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं होती थी, बहुत योगदान देने वाली संस्थाएं होती थी, इसलिए इन्हें भगवान की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अगर आपसे ऐसा कोटेशन पूछा जाता है कि सभा और समिति का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, और ऑप्शन दोनों रहते हैं, तो ऐसे में पहले जवाब आपका जो है ये सही हो जाएगा। अगर ऋग्वेद सही ऑप्शन में नहीं है तो अथर्ववेद सही हो जाएगा। अगर दोनों दिए हुए हैं तो ऋग्वेद सही हो जाएगा। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम उल्लेख कब मिला, किस में मिलता है, तो प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है किस वेद में जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं, तब आपका जवाब जो है क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। आई होप जो है आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अपने डाउट जो है अभी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो भी प्रश्न हो, या फिर डालेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।